फूलों से सजा एक बड़ा सा कमरा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज ही तैयार किया गया हो। बीच में एक बहुत सुंदर बेड, जो कि मोगरे के फूलों की लड़ियों और गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। पूरे कमरे में फूलों की खुशबू और चारों तरफ जलती वैक्स कैंडल्स कमरे के माहौल को एक रूमानी एहसास करा रही थी। कमरे में बेड पर बिछी सफेद चादर, जिसे अभी तनुज की बहनें बिछा कर गई थीं, उस पर लाल सुर्ख जोड़े में बहुत खूबसूरत पतली सी दुल्हन शरमाई डरी सी बैठी हुई थी, जो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। साथ में अपने आने वाली जिंदगी के हसीन ख्वाब बुन रही थी। वो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि जिसे बचपन से मन ही मन पसंद करती थी, आज उसी से शादी हो गई। अपने एक तरफा प्यार के करीबी के ख्याल से ही उसका दिल रोमांचित हो रहा था। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई और वो अपनी तंद्रा से बाहर आई और खुद में सिमट कर बैठ गई। करीब 27 साल का एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। एक नज़र बेड पर बैठी अपनी पत्नी को देखा, फिर मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर लिया। वो लड़का धीरे धीरे चलकर उस लड़की के करीब आया और धीरे से बोला, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? ये राघव था, जिसकी आज ही शादी हुई है और आज शादी की पहली रात है, जिसे लेकर वो भी बहुत नर्वस है। राघव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पुणे की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। लड़की जी सिर्फ इतना ही जवाब दे पाती है। जैसे ही राघव उस लड़की के पास आकर बैठा, वो उठकर खड़ी हो गई। राघव ने पूछा, क्या हुआ सिया, आप ठीक तो हैं? उस लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस झुककर राघव के पैर छू लिए। ये सिया थी, जो राघव से एक तरफा प्यार करती थी। एक एथलीट है, उम्र 23 साल है। सिया थोड़ा घबराते हुए बोली, जी वो माँ ने कहा था जब आपसे पहली बार मिलूं तो आपके पांव छूकर आशीर्वाद लूं। उसकी बात पर राघव मुस्कुराया और उसकी आवाज में घबराहट को भांपते हुए उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए बोला, और क्या क्या करने को बोला है माँ ने? राघव के यूं अचानक हाथ पकड़कर अपने करीब बैठा लेने से चिहुक उठी। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी। सिया कुछ बोल नहीं पाई, बस इतना बोली, बाकी और कुछ नहीं। राघव शरारती अंदाज में बोला, और कुछ नहीं? ऐसा कैसे चलेगा? सिया उसकी बात सुनकर चुप होकर कुछ सोचने लगी, फिर अचानक से साइड में रखा दूध का गिलास उठाकर राघव को देते हुए बोली, ये भी देने को कहा था? इस पर राघव ने कहा, और? सिया, और ये भी कहा था कि इस गिलास से ही तुम दोनों को दूध पीना है। राघव, लेकिन एक ही गिलास से क्यों? सिया, क्योंकि एक दूसरे का झूठा पीने से प्यार। अभी वो इतना ही कह रही थी कि अपनी बात का मतलब समझते हुए वो चुप हो गई। राघव, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? बोलो ना, क्या कहा था माँ ने? सिया शर्माते हुए बोली, कुछ नहीं। राघव, ये तो गलत बात है कि तुम मुझे बता नहीं रही हो माँ ने क्या कहा। सिया कुछ नहीं बोली। तब राघव ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे धीरे से चूमते हुए बोला, झूठा पीने से प्यार बढ़ता है, यही कहा था ना माँ ने? सिया राघव के यूं चूमने से सिहर गई। उसने सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और सर झुकाकर अपनी बढ़ती धड़कनों को कंट्रोल करने लगी। राघव उसकी हालत को समझते हुए, सिया तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। मैं बस इतना जानता हूँ कि प्यार आपसी समझ और विश्वास से बढ़ता है। जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं ना, तो उसका झूठा खाने से भी गुरेज नहीं करते। सिया ने राघव की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। राघव ने सिया से पूछा, सिया, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? क्या तुम इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? सिया हैरानी से राघव को देखते हुए पूछती है, क्या हुआ, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप खुश नहीं हैं इस रिश्ते से? राघव, नहीं सिया, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं इस रिश्ते को तुम पर थोपूं। जब तक तुम दिल से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होगी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सिया, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन जिस इंसान को हम पहले से पसंद करते हों, उसके साथ आगे बढ़ने में क्या सोचना? राघव उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझे पहले से पसंद करती हो? सिया मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। राघव उसे अपने सीने से लगा लेता है। सिया भी उसकी पीठ पर अपने हाथ रख देती है। राघव, पहले क्यों नहीं बताया? सिया, हिम्मत ही नहीं हुई हमारी।
हमें डर लगता था आपसे कि कहीं आप गुस्सा ना हो जाएं। राघव, तो अब डर नहीं लगा? सिया नाम में गर्दन हिलाते हुए उसके सीने से लग जाती है। राघव भी उसे कसकर बाहों में भर लेता है, फिर धीरे से उसके चेहरे को अपने अंगूठे की मदद से ऊपर करते हुए सिया से बोला, इजाजत है। सिया बिना कुछ कहे अपनी पलकों को झुकाकर हामी भर देती है। अगले ही पल राघव के होठ सिया के सुर्ख होठों पर थे। वो शिद्दत से उन्हें चूम रहा था। सिया भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगी। फिर धीरे धीरे दोनों अपने प्यार की किश्ती में सवार होकर मोहब्बत के सागर में गोते लगा देते हैं। दोनों पर प्यार का रंग चढ़ा हुआ था। रात भर प्यार के सागर में डुबकियां लगाने के बाद दोनों एक दूसरे के आगोश में सिमटकर सो रहे थे। उनके प्यार की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी, जिसकी गवाही देती रात की जलती हुई मोमबत्तियां अपने चरम पर पहुंचकर अब शांत हो चुकी थीं। वही हाल उन दोनों का था। थोड़ी देर में राघव की आंख खुली। उसने अपनी मजबूत बाहों में सोती हुई सिया को देखा, जो बेफिक्र होकर अपने प्यार की गिरफ्त में सोई हुई थी। उसके मासूम चेहरे को देखकर राघव के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने हल्के से उसके होठों को चूमा, फिर उसके चेहरे पर आई लटको कान के पीछे किया। उसकी उंगलियों की छुअन से सिया थोड़ी कसमसाई, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। और आज की सुबह उसे रोज से नई लगी। नई जगह, फिर उसे कुछ याद आया तो उसने अपनी आंखें पूरी खोलीं और कमरे को देखने लगी। अगले ही पल उसके जहन में रात के हसीन पल आ गए, जिससे उसके चेहरे पर हल्की हया भरी मुस्कान आ गई। फिर उसने उठने की कोशिश की तो उसे अपने पेट पर कुछ वजन सा महसूस हुआ, जिसे छूकर महसूस करते हुए राघव की तरफ गर्दन घुमाकर देखा। ये राघव का हाथ था जिससे उसने सिया को पकड़ा हुआ था। राघव जो पहले से ही उसे देख रहा था, उसने सिया को खींचकर अपने और करीब कर लिया। राघव की गर्म सांसें सिया खुद के चेहरे पर महसूस कर रही थी। उन दोनों की नजरें मिलीं। सिया ने शर्माकर अपनी पलकें झुका लीं। राघव अब भी एकटक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। उसने धीरे से सिया से कहा, गुड मॉर्निंग मिसेज भारद्वाज। सिया ने उसकी नजरें खुद पर महसूस की तो पूछा, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? राघव, अपनी खूबसूरत वाइफ को देख रहा हूँ, जो सोते हुए बहुत ही प्यारी लगती है। उसकी मासूमियत पर मुझे प्यार आ रहा है। सिया, राघव की बात सुनकर सिया के गाल लाल हो गए। राघव मुस्कुराते हुए बोला, सिया, मैंने आपको मॉर्निंग विश किया, बदले में आपको भी तो उसका जवाब देना चाहिए था। सिया धीरे से, गुड मॉर्निंग। राघव, ऐसे गुड मॉर्निंग कौन करता है? सिया हैरानी से बोली, फिर कैसे करते हैं? हमने कुछ गलत किया क्या? राघव, हम मैं बताता हूँ कैसे करते हैं बिस। इतना कहकर राघव ने अपने होठों को सिया के होठों पर रख दिया और उसके होठों को चूमने लगा। सिया की आंखें बड़ी हो गईं। फिर उसने भी उसके बालों में अपना हाथ फंसा लिया और उसका साथ देने लगी। 5 मिनट बाद एक दूसरे को गहराई से चूमने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए राघव ने सिया के माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहा, ऐसे करते हैं मॉर्निंग बिस। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस शर्मा कर अपना चेहरा फेर लिया और मुस्कुराने लगी। राघव एक बार फिर मुस्कुराया। उसे शायद कोई शरारत सूझी थी। अच्छा जी, अब हमसे नजरें फेर लीं। सिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। राघव, ओह, तो ऐसे नहीं बोलेंगी आप। इतना कहकर राघव ने उसके गर्दन को चूमना शुरू कर दिया और उसकी पतली उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लीं और हल्का सा उसकी गर्दन पर काट लिया। राघव की इस हरकत से सिया सिहर गई। एक सस की आवाज के साथ राघव के कंधे पर अपना दूसरा हाथ रख दिया और बोली, बस कीजिए ना आप। रात से न जाने ऐसी कितनी निशानियां दे चुके हैं आप। अब हमें जाने दीजिए, कोई आ जाएगा हमें बुलाने। राघव, नहीं, कोई नहीं आएगा। अभी कोई उठा ही नहीं होगा। अभी सुबह के 5 ही बजे हैं। यहाँ सब 7 बजे उठते हैं। सिया, आज हमारा पहला दिन है यहाँ, तो माँ ने कहा था कि रोज सुबह सबके उठने से पहले उठकर तैयार हो जाना। राघव, अच्छा, माँ ने ये नहीं बताया कि जब पति का रोमांस करने का मन हो तो बीबी को भी उसका साथ देना चाहिए? सिया नामे सिर हिलाते हुए बोली,
नहीं राघव, तुम्हें माँ ने काम की बात छोड़कर सब बताया है। सिया राघव को आंखें दिखाते हुए बोली। राघव राघव हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ तो हो जाना तैयार, अभी बहुत टाइम है। सिया, नहीं छोड़िए, बहुत लेट हो जाएगा, अभी हमें साड़ी पहनने में भी बहुत टाइम लगेगा। राघव, कोई बात नहीं, मैं पहना दूंगा। सिया उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली, आप हमें साड़ी पहनाएंगे? तो बस फिर तो हमने पहन ली साड़ी। राघव, तुम मजाक समझ रही हो, मैं सच में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, बस तुम थोड़ी देर और मेरे पास रहो। सिया उसे धकेलते हुए बोली, अब हटिए आप, मैं खुद से पहन लूंगी। राघव ने उसे नहीं छोड़ा, उल्टा उसे और कसकर जकड़ लिया और एक बार फिर उस पर अपने प्यार की बरसात करने लगा। सिया भी उसे मना नहीं कर पाई और उनके प्यार में डूबती चली गई। लगभग 1 घंटे बाद सिया बाथरूम से नहाकर बाहर निकली। बाहर आकर साड़ी पहनने लगी। उसने शीशे में से सोते हुए राघव को एक नज़र देखा। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर खुद से बोली, कहाँ तो ये हमें साड़ी पहनाने में हेल्प करने वाले थे, और अब देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं। थोड़ी देर में सिया ने साड़ी पहन ली, फिर अपने गीले बालों को झटकने लगी। बालों से टपकते पानी की बूंदें जब राघव के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। फिर उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के सामने लाल रंग की सिल्क की साड़ी में खड़ी सिया पर गई, जो रात की निशानियों को छुपाने में लगी थी। राघव धीरे से उठा और जाकर उसे पीछे से जकड़ लिया। सिया अचानक हुई इस हरकत से थोड़ा चौंक गई। फिर उसने शीशे में से राघव को देखते हुए कहा, छोड़िए राघव, तैयार होने दीजिए, बहुत देर हो रही है, कोई ना कोई आ जाएगा हमें बुलाने। राघव ने उससे कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। सिया, मान जाइए ना। राघव ने गर्दन में अपना मुंह छुपाते हुए ना में गर्दन हिला दी। सिया, ठीक है, मत मानिए, अभी कोई आ जाएगा, तब तो आपको हमें छोड़ना ही पड़ेगा। फिर वो तैयार होने लगी। फिर जब वो सिंदूर की डिब्बी उठाकर अपनी मांग में लगाने लगी, तब राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मेरे हिस्से का काम तुम क्यों करोगी? उसने सिया के हाथ से डिब्बी लेकर सिया की मांग में सिंदूर सजा दिया। सिया मुस्कुराकर उसके सीने से लग गई। राघव ने भी उसे अपने आगोश में ले लिया। सिया ऐसे ही उसके सीने से लगे हुए बोली, राघव राघव हम। सिया, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। राघव, हम। बोलो। सिया, हमसे वादा कीजिए कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाए, सुख हो या दुख, आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। अपने सुख दुख में मुझे भी अपना भागीदार बनाएंगे। राघव उसके माथे को चूमते हुए बोला, वादा, तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाऊंगा, तुम्हें हर चीज में अपना भागीदार बनाऊंगा। सिया मुस्कुरा दी और उसे कसकर पकड़ लिया। राघव ने कहा, अब मुझे भी तुमसे एक वादा चाहिए। सिया उससे अलग होते हुए हैरानी से बोली, कैसा वादा? राघव मुस्कुराते हुए बोला, अब से रोज तुम्हारी मांग में ये सिंदूर लगाने का वादा। इस पर सिया उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, वादा, आज से ये सिंदूर सिर्फ आप ही मेरी मांग में सजाएंगे। इस पर राघव ने झुककर सिया का माथा चूम लिया। जानती हो सिया, तुम्हें आज इस रूप में देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरी जीवन संगिनी हो, जिसे मैं बचपन से सिर्फ शैतानी करते देखता था, जो सिर्फ मुझसे लड़ना जानती थी, आज वो शर्माना सीख गई। खूबसूरत तो तुम बचपन से थी, लेकिन आज ये श्रृंगार तुम्हारी खूबसूरती को और निखार रहा है। फिर उसके कान के पीछे काला टीका लगाते हुए बोला, तुमसे प्यार था, ये तो नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन एक अलग सा लगाव जरूर था तुमसे, और आज भी है, और मुझे पूरा यकीन है इस लगाव को तुम प्यार में बदल ही दोगी। फिर इस बात पर दोनों हंस दिए। तभी उनके रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर शीतल, राघव की बहन थी, जो सिया को बुलाने आई थी। दरवाजे पर शीतल की आवाज़ सुनकर दोनों अलग हुए। फिर राघव बाथरूम में चला गया। सिया ने जाकर दरवाजा खोला और सर पर पल्लू करके शीतल के पांव छूकर खड़ी हो गई। उसे अंदर रूम में आने को कहा। शीतल अंदर कमरे में आकर, सिया भाभी, आप तैयार हो गई हो तो ये चाय पीकर नीचे आ जाओ, आज आपकी पहली रसोई है। और उसके बाद पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई के लिए आ जाएंगी। सिया, हाँ दीदी, मैं तैयार हूँ, चलिए मैं आपके साथ ही चलती हूँ। शीतल, नहीं, आप और राघव दोनों साथ में नीचे आना। फिर वो जाते हुए एक सरसरी नजर उनके बेड पर बिछी चादर पर मारकर नीचे चली गई। राघव ने आकर चाय पी,
फिर अपने कपड़े लेकर तैयार होकर नीचे आ गया। सिया और राघव दोनों नीचे आ गए थे। हॉल में उपस्थित सभी बड़ों के पांव छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। जब सिया अपनी सास के पांव छूने के लिए झुकी तो उन्होंने अपने पांव पीछे कर लिए और बोली, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। सिया को उनका ये व्यवहार पसंद नहीं आया। वो चुपचाप वहीं खड़ी रही। फिर सुनीता जी, राघव की माँ ने कहा, शीतल बहू को रसोई में ले जाकर सबके लिए कुछ मीठा बनवा दे। इसकी पहली रसोई की रस्म भी पूरी हो जाएगी। फिर पड़ोस की औरतें आ जाएंगी मुंह दिखाई करने। थोड़ी देर में सिया ने सबके लिए हलवा बनाकर दिया और साथ में नाश्ता भी बना दिया। सब लोगों ने नाश्ता किया और उसे नेक देकर अपने अपने काम पर निकल गए। फिर सिया ने राघव की तरफ देखा, मानो पूछ रही हो कि कैसा बना है सब। राघव ने भी उसके मन की बात जानते हुए कहा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें स्पोर्ट्स के अलावा कुकिंग में भी इंटरेस्ट होगा। सिया, मतलब? राघव हंसते हुए, मतलब ये कि अगर रोज इतना टेस्टी खाना मिलेगा तो मैं तो 1 महीने में मोटा हो जाऊंगा। सिया उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर राघव उसे बाय बोलकर अपने ऑफिस चला गया। उन दोनों को यूं मुस्कुराते हुए बात करता देख सुनीता जी देख रही थीं। वो सिया के पास आईं और उससे बोली, बहू अपने कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिया हाँ में सिर हिलाते हुए उनके पीछे पीछे अपने कमरे में चल दी। कमरे में आकर उन्होंने शीतल को आवाज लगाई। उनके आवाज लगाते ही शीतल भी आ गई और उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सुनीता जी पूरे कमरे का मुआयना कर रही थीं। फिर उनकी नजर उनके बेड पर पड़ी, जिसे देखकर वो सिया की तरफ मुड़ी और उसे घूरने लगी। उन दोनों को ऐसे देख सिया को बहुत अजीब लग रहा था। हिम्मत करके सिया ने उनसे पूछा, आपको क्या बात करनी थी माँ जी? सुनीता जी उसके थोड़ा करीब आते हुए बोली, सिया, मैं जो तुमसे पूछूंगी उसका सच सच जवाब देना। सिया घबराते हुए बोली, जी। सुनीता जी, तुम्हारा शादी से पहले कितने लड़कों के साथ चक्कर रह चुका है? उनकी बात सुनकर सिया शॉक्ड हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सास उससे क्या सवाल पूछ रही है और वो उन्हें क्या जवाब दे। कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। वो चुप खड़ी उन्हें असमंजस से देखती रही। सुनीता जी ने उससे दोबारा पूछा। तब सिया हड़बड़ाते हुए बोली, ये कैसा सवाल है माँ जी? सुनीता जी, जो तुमसे पूछ रही हूँ उसका सीधे से जवाब दो। सिया, आप मुझे ऐसा समझती हैं? आप तो मुझे बचपन से जानती हैं ना, फिर ये सब? सुनीता जी, हाँ जानती हूँ, लेकिन ये नहीं जानती थी कि तुम ऐसी लड़की निकलोगी। तुमसे शादी करवाकर मैंने अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी। मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ा भी पता होता तो कभी अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं करवाती। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारे जैसी चरित्रहीन लड़की हमारे घर की बहू बनेगी। सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुनीता जी क्या बोले जा रही हैं। सिया ने थोड़े गुस्से में कहा, आप ये सब क्या बोले जा रही हैं? आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं और मैंने ऐसा क्या किया है? सुनीता जी, अच्छा, तो तुम नहीं जानती तुमने क्या किया है? मैं बताती हूँ। तुमने हमें धोखा दिया है सिया। सिया हैरानी से, कैसा धोखा? तभी बीच में शीतल बोली, ये धोखा कि तुम शादी से पहले ही अपनी वर्जिनिटी लूज कर चुकी हो। शीतल की बात सुनकर सिया का सर चकराने लगा। उसे उन दोनों की आवाज सुनाई देना बंद हो गई थी। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। हिम्मत करके उसने खुद को संभाला। फिर आंसू भरी आंखों के साथ शीतल से बोली, क्या सबूत है आपके पास? उसकी बात सुनकर सुनीता जी बोली, बेशर्मी की भी हद होती है। सिया, सब कुछ जानकर अनजान बन रही हो। क्या तुम नहीं जानती हो कि क्या होता है और क्या नहीं? लेकिन चलो, फिर मैं तुम्हें सबूत दे देती हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर सिया के बेड से ब्लैंकेट हटाया और कहा, देखो सिया, सबूत। सिया को कुछ समझ नहीं आया। उसके चेहरे के भाव देखकर सुनीता जी बोली, देख लो सिया, कहाँ है इस चादर पर खून के निशान जो ये साबित कर सकें कि तुम पवित्र हो? उनकी बात सुनकर सिया को सारा माजरा समझ में आ गया। वो उन्हें थोड़ा गुस्से से बोली, ओह, तो आपने मुझे ऐसे जज किया कि मैं पवित्र हूँ या नहीं? आज के जमाने की होकर इतनी पिछड़ी सोच है आपकी। माँ जी, मैं एक एथलीट हूँ और आजकल ये सब नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं कि शादी की पहली रात में चादर पर लगे धब्बों से मेरे चरित्र को आप जज नहीं कर सकती। फिर रोते हुए शीतल से बोली, दीदी आप तो पढ़ी लिखी हैं, कम से कम आप तो समझिए, समझाइए ना माँ जी को। शीतल, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, ये तो हर किसी को पता होता है। सुनीता जी, हमें मत पढ़ाओ सिया,
तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है उम्र का, और यकीन ना हो तो अपनी माँ से जाकर पूछ लेना। सिया, तजुर्बा है लेकिन ये नहीं पता कि किसी के चरित्र को ऐसे नहीं आंका जाता। सुनीता जी, बस सिया, बहुत हो गया, अपना सामान बांध लो। कल सुबह तुम्हारा भाई लेने आ रहा है, उसके साथ चली जाना और यहाँ वापस मत आना। मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं मान सकती। उनकी बात सुनकर सिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि 2 दिन शादी को हुए हैं, आज ये मुझे बहू मानने से इनकार कर रही हैं। वो बोली, आप ऐसे कैसे मुझे बहू मानने से इनकार कर सकती हैं? मैं राघव से बात करती हूँ, कहकर अपना फोन उठाने लगी। सुनीता जी, हाँ हाँ मिलाओ फोन, लेकिन राघव से क्या कहोगी कि तुम शादी से पहले किसी के साथ रंगरेलियां मना चुकी हो? सिया ने उनकी बात पर ध्यान न देते हुए राघव को कॉल मिला लिया। वो अभी रास्ते में ही था। सिया का फोन देखते ही राघव के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कार साइड में रोकी और अपने फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, फिर बोला, हेलो सिया। हेलो राघव, क्या बात है? अभी तो घर से आए आधा घंटा ही हुआ है, अभी से मेरी याद आ गई। सिया रोते हुए, राघव आप प्लीज वापस घर आ जाइए। राघव, क्या हुआ सिया, तुम ठीक तो हो? घर पर सब ठीक हैं? सिया, कुछ ठीक नहीं है राघव। राघव, हुआ क्या है सिया? सिया, आप घर पर आ जाइए, फिर सब पता चल जाएगा। राघव, ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम चुप हो जाओ। सिया, हम जल्दी आइए, कहकर फोन काट दिया। इधर सुनीता जी और शीतल भी अपने कमरे में आ गईं। सुनीता जी ने शीतल से पड़ोस की औरतों को ये कहकर मुंह दिखाई के लिए मना कर दिया कि बहू के घर वाले आ रहे हैं तो 2-3 दिन बाद मुंह दिखाई का प्रोग्राम रखेंगे। सिया के कमरे में सिया की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या है। विश्वास नहीं हो रहा था कि शादी के 2 दिन बाद ही ये सब क्या हुआ। उसकी लाइफ में एक रात में कितने सपने बुन लिए थे, लेकिन उसे क्या पता था जो सब एक ऐसे बिखर जाएंगे। उसे अपने एथलीट होने पर भी गुस्सा आ रहा था। वो ये सब सोच सोच कर रोए जा रही थी। 15-20 मिनट बाद राघव घर पर आया और भागता हुआ अपने कमरे में गया। सिया को बेड पर बैठे देखकर चैन आया। राघव घबराते हुए घर आया। उसने सिया से पूछा, तुम ठीक हो सिया? सिया राघव को देखते ही उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। राघव ने उसे चुप कराया, फिर उसका सर सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ सिया, अब बोलो भी। सिया उसे सारी बात बता देती है। ये सुनकर राघव भी एकदम शॉक्ड रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या रिएक्ट करे इस बात पर। थोड़ी देर सोचने के बाद वो उठा और सिया का हाथ पकड़कर नीचे अपनी माँ के कमरे में ले गया, जहाँ शीतल और सुनीता जी आपस में बात कर रहे थे। सुनीता जी, न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने अपने इकलौते बेटे की शादी इस लड़की से करवाने के लिए हाँ कहा था। क्या सोचा था और क्या निकली? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं समाज में? क्या कहूंगी आस पड़ोस में कि कैसी बहू आई है? तभी राघव बोला, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। सुनीता जी, राघव तू आ गया। बेटा तुझे नहीं पता, तेरे साथ धोखा हुआ है। इस लड़की और इसके घर वालों ने हमें धोखा दिया है। राघव, कैसा धोखा माँ? सुनीता, ये लड़की बदचलन है, तू इसे छोड़ दे। मैं तेरी किसी अच्छे घर की लड़की से शादी करवाऊंगी। ये सुनकर राघव को बहुत गुस्सा आया और बोला, बस कीजिए माँ, किस जमाने में जी रही हैं आप? आप एक लड़की के चरित्र को इस घटिया कारण की वजह से कैसे जज कर सकती हैं? मैं सिया को बचपन से जानता हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। सुनीता, राघव तू समझ नहीं रहा है, मैं तुझे कैसे समझाऊं? ये सही लड़की नहीं है। राघव, मुझे कुछ नहीं समझना माँ, समझने की जरूरत आपको है। जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। सिया की पवित्रता को साबित करने के लिए मुझे किसी दकियानूसी तर्क की जरूरत नहीं है, और मैं सिया को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। फिर शीतल की तरफ मुड़कर बोला, दीदी आप भी तो एक स्त्री हैं, आप तो सब जानती हैं, फिर भी आप इन सब बातों में माँ का साथ दे रही हैं। आप दोनों ने इस बात का तमाशा बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। सुनीता जी, बेटा तू समझने की कोशिश कर, तू अभी कुछ नहीं जानता, मैं जानती हूँ। धूप में बाल सफेद नहीं किए मैंने। राघव ने कहा, समझिए आप, ये गलत है, आप जो कर रही हैं वो सही नहीं है, और वैसे भी इन सब से दिक्कत मुझे होनी चाहिए थी, ना कि आपको। सुनीता, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू मुझे मत समझा। ये बदचलन लड़की इस घर की बहू बनकर नहीं रहेगी। तेरा पीछा तो मैं इस घटिया लड़की से छुड़वा कर ही मानूंगी। न जाने कहाँ कहाँ मुंह काला करवा कर आई है,
और जब भेद खुल गया तो ऐसे आंसू बहा रही है जैसे हमने इस पर कितना जुल्म कर दिया हो। तब सिया गुस्से में चिल्लाकर बोली, बस माँ जी, बहुत हो गया, बहुत अपशब्द कह लिए आपने मुझे और बहुत सुन लिए मैंने। मैं और राघव जी कब से आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं हैं। खुद एक औरत होकर एक स्त्री के सम्मान को कैसे रौंद सकती हैं आप? किसने हक दिया आपको अपनी ही बहू की इज्जत उछालने का? राघव ने सिया को रोका, चुप रहने के लिए कहा, लेकिन सिया ने मना कर दिया। और आप होती कौन हैं ये फैसला करने वाली कि मैं बदचलन हूँ? आप शायद भूल गईं बदचलन किसे कहते हैं। चलिए मैं याद दिला देती हूँ। भूल गईं आप अपनी इन आज्ञाकारी बेटी की करतूत? अभी कुछ साल ही हुए हैं ये जो आज आपका साथ दे रही हैं, जिनका आपके पड़ोसी के लड़के के साथ चक्कर था। सिया की बात सुनकर राघव गुस्से में चिल्लाया, सिया, ये क्या बोल रही हो तुम? मानता हूँ माँ और दीदी ने गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हें कुछ भी कहो। ये मैं नहीं कह रही, ये तो आपके आस पड़ोस वाले खुद बता देंगे। कितनी बार आस पड़ोसियों ने चोरी छुपे पकड़ा था इन दोनों को। राघव, सिया तुम बहुत बोल रही हो, चुप हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। सिया, नहीं राघव जी, आज मैं चुप नहीं होंगी। आज मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है तो इस उंगली को उसकी सही दिशा में उठा कर रहूंगी। सिया सुनीता की तरफ मुड़ते हुए बोली, बताइए माँ जी, अब क्यों चुप हो गई आप? और याद दिला देती हूँ, आपको तो पता होगा कि आपकी बेटी ने लव मैरिज की है, वो भी इंटरकास्ट, लेकिन नहीं बताया कि इस इंटरकास्ट लव मैरिज के लिए आप माने क्यों? ऊपर से रिश्ता होते ही 15 दिन में शादी भी कर दी। ब्राह्मण परिवार का लड़का मिलना इतना मुश्किल था या आपकी बेटी शादी से पहले ही रंगरेलियां मना चुकी थी? और तो और उनके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। इतना सुनते ही राघव से रहा नहीं गया। उसने चिल्लाते हुए सिया पर हाथ उठा दिया और बोला, बहुत बोल ली तुम मेरी बहन के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिया अपने गाल पर हाथ रखे हैरान सी राघव को देखने लगी। सुनीता हड़बड़ाते हुए बोली, देख तो खुद को बचाने के लिए कैसे इल्जाम लगा रही है मेरी बेटी पर। सिया आंखों में आंसू लिए बोली, इल्जाम नहीं लगा रही हूँ माँ जी, सच बता रही हूँ, जिससे शायद आज तक राघव अनजान है और ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं। लेकिन आज आप मुझे जो चाहें समझें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, चरित्रहीन मैं नहीं हूँ, आपकी बेटी है और मैं इस बात को साबित कर सकती हूँ। ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। राघव हैरानी से सिया को देखता है, फिर अपनी माँ को। सिया रोते हुए बोली, आप भले मुझे इस घर की बहू ना माने, लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी भी औरत के चरित्र को आप इन बेतुकी बाहियात बातों से नहीं आंक सकते। इतना कहकर सिया रोते हुए अपने कमरे में चली गई। राघव हैरान नजरों से अपनी माँ को देखा, फिर अपनी बहन को, जो सर नीचे किए चुपचाप खड़ी थी। राघव उन दोनों की चुप्पी देखकर समझ गया कि सिया सच कह रही है। शायद उसके जॉब की वजह से, दूसरे शहर में रहने के कारण शायद उससे बहुत सी बातें छुपाई गई हैं। राघव वापस अपने कमरे में आ गया। उसने अंदर आकर कमरे को बंद किया, फिर सिया के पास आया। सिया चुपचाप खिड़की के पास खड़ी रो रही थी। राघव उसके करीब आया और उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भर लिया। सिया एकदम से चौंक गई, फिर उसे समझ आया कि ये राघव है। उसने राघव से छूटने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन राघव ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। फिर उसने धीरे से कहा, सिया मुझे माफ कर दो। सिया उसकी बात सुनकर चुप हो गई। राघव ने फिर से कहा, मुझे माफ कर दो सिया, मैं सच में अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सिया राघव की बात सुनकर उसकी तरफ मुड़ी और बोली, राघव, आपने जो किया उसे मैं माफ कर दूंगी, लेकिन जो दाग आपके परिवार वालों ने मुझ पर लगाया उसका क्या? उसके लिए मैं किसी को माफ नहीं कर सकती। ये आप भी जानते हैं कि किसी भी लड़की के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों और ऐसे लालछन का लगाने से उस पर क्या बीतती है। मैं तो आपके साथ अपनी नई जिंदगी खुशी खुशी शुरू करना चाहती थी, लेकिन अब क्या? क्या अब मैं यहाँ उस सम्मान के साथ रह पाऊंगी? क्या आपके साथ इस सफर पर सर उठाकर रह पाऊंगी? क्या आप मुझे वो सम्मान वापस दिला पाएंगे? राघव सिया की बात सुनकर चुप हो गया, फिर हिम्मत करके बोला, मैं तुम्हें तुम्हारा सम्मान वापस दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। माँ और दीदी को तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ उनकी गलती है, उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। मैं उन्हें समझाऊंगा कि जो उन्होंने किया वो सही नहीं है,
लेकिन एक बार मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सिया ने धीरे से हम कहा। राघव, सिया मैं जानता हूँ कि तुम एक एथलीट हो और एथलीट के साथ ये सब नॉर्मल है, लेकिन क्या तुम्हारा कोई अतीत है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकती हो। मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि अतीत किसी का भी हो सकता है। अगर तुम मुझे बताना चाहो तो बता सकती हो। सिया ने राघव की बात सुनी और आंखों में आंसू लिए उसे हैरानी से देखने लगी। उसने सोचा नहीं था कि राघव उससे ऐसा सवाल करेगा। उसने राघव को देखते हुए दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी राघव। आप मुझे बचपन से जानते हैं, उसके बाद भी ऐसा सवाल। गलती आपकी नहीं है राघव, गलती है तो हमारे समाज में जो गलत भ्रांतियां फैली हैं उनकी। मैंने आपको माफ किया, लेकिन इससे आगे मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। इतना कहकर वो बाथरूम में चली गई। बाथरूम में आकर वो फूट फूट कर रोने लगी। इधर राघव को अपनी कही बात पर अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने सिया से ये सवाल किया। फिर उसने बुझे मन से बाथरूम का दरवाजा खटखटाया और सिया से बोला, सिया मुझे माफ़ कर दो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ क्या कह रही है या समाज क्या कहेगा, मुझे तुमसे मतलब है। प्लीज़ सिया दरवाज़ा खोलो। सिया खुद को संयत करते हुए, मैं ठीक हूँ राघव, आप जाइए। राघव, नहीं पहले तुम बाहर आओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। राघव, नहीं अभी आओ। सिया बाहर आई। राघव ने उसे देखकर चैन की सांस ली, फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ पल बाद सिया ने भी अपने हाथ उसकी पीठ पर रख दिए और खुद को उसके सीने में छिपा लिया। काफी रोने के बाद सिया चुप हो गई। राघव ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर ले गया। सिया का रोना अब भी चालू था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने सोचा है क्या वो सही है। सिया को इस तरह रोता देख राघव के दिल में दर्द हो रहा था। वो उसे चुप होने को कह रहा था, लेकिन सिया चुप नहीं हो रही थी। राघव ने सिया को खुद से दूर किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो धीरे धीरे सिया के होठों को चूम रहा था। उसके होठों का स्पर्श पाकर सिया शांत हो जाती है। राघव और पर्सनैलिटी किस करने लगता है। सिया भी इस एहसास में खोने लगती है। उसके हाथ राघव के बालों में चले जाते हैं। वो एक दूसरे का साथ पाकर काफी सुकून महसूस कर रहे थे। सिया भी राघव के साथ पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुकी थी। लगभग 1 घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे के आगोश में सिमटकर सो गए। सिया और राघव की नींद शाम को दरवाजा खटखटाने की आवाज से खुली। राघव ने पूछा, कौन? तभी एक नौकरानी मंजरी आवाज देते हुए बोली, राघव भैया, नीचे भाभी के घर वाले आए हैं, आप लोगों को नीचे बुलाया है, जल्दी आइए। राघव, तुम चलो हम आते हैं। राघव और सिया एक दूसरे से अलग हुए और अपने कपड़े पहनकर खुद को ठीक करके नीचे गए। सिया घबरा रही थी तो राघव ने उसका हाथ थाम लिया। वो दोनों नीचे आए तो सुनीता जी ने सिया को गुस्से भरी नजरों से देखा। फिर उसने अपने घर वालों को देखा जो उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहे थे। सिया को कुछ कुछ समझ आने लगा था कि उसकी सास ने उसके घर वालों से सारी बात बता दी है। फिर सिया की माँ सिया को देखकर खड़ी हो गई और उसके पास आकर बोली, तू मेरे साथ इधर आ। वो उसे साइड में ले गईं और उससे पूछने लगी, सिया, जो तेरी सास ने हमें कहा क्या वो सच है? सिया, मुझे नहीं पता माँ कि इन्होंने आपको क्या बताया है क्या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। सिया की माँ चुप हो गई। सुनीता ने सुबह की बात के बारे में सब बता दिया था और उन्होंने सिया को वापस ले जाने के लिए बुलाया था। सिया की माँ ने सिया के पिताजी को सारी बात बता दी थी। उन्हें भी सुनकर बहुत बुरा लगा कि वो सिया के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हैं। वो बस राघव का रिएक्शन देखना चाहते थे। फिर उसके पिताजी से कुछ कहा। उनकी बात सुनकर सिया के पिताजी बोले, हम अपनी बेटी को वापस घर ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार दामाद जी की मर्जी पूछना चाहते हैं। राघव, जो कब से चुपचाप खड़ा सब देख रहा था, वो उनकी बात सुनकर अचानक बोला, सिया कहीं नहीं जाएगी। राघव की बात सुनकर सब हैरान रह गए, खासकर सुनीता जी। उन्हें अपने बेटे से ये उम्मीद नहीं थी कि वो उनका साथ न देकर अपनी पत्नी का साथ देगा। सुनीता जी राघव से गुस्से में बोली, राघव, ये तू क्या बोल रहा है? मेरे इतना समझाने के बाद भी तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। राघव, माँ, आप जो इल्जाम सिया पर लगा रही हैं वो सरासर गलत हैं, एकदम बेबुनियाद हैं।
समझना आपको चाहिए, मुझे नहीं। सुनीता, तो तू मुझे गलत ठहरा रहा है, मेरे तजुर्बे को झुठला रहा है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो पूछ इसकी माँ से, क्या ये नहीं जानती इस बारे में? सिया की माँ से शर्म के मारे कुछ बोलते नहीं बना। उन्होंने बस इतना ही कहा कि मुझे सिया पर पूरा भरोसा है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। सिया की माँ की बात सुनकर सुनीता का पारा और हाई हो गया। वो बोली, हाँ हाँ, आप क्यों अपनी बेटी की करतूत बताएंगी? आप तो खुद ही चाहेंगी ना कि आपकी बदचलन लड़की को दूसरे के मत्थे मरना। दूसरी तरफ बेचारी सिया शर्म के मारे जमीन में गड़ी जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अपनी सास की बात को सुनकर वो एकदम स्तब्ध रह गई। सुनीता की बात सुनकर सिया के पिताजी से रहा नहीं गया। वो बोले, बस बहन जी, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। मैं नहीं चाहता कि मैं अपना मुंह खोलूं। जिनके घर खुद शीशे के हों, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसके बाप भाइयों का सर नीचे हो। मुझे नहीं पता था कि आपकी सोच इतनी घटिया है। पता नहीं क्या सोचकर मैंने अपनी बेटी आप जैसे लोगों के घर ब्याह दी। अरे आपने तो हमारे पुराने रिश्ते का भी मान नहीं रखा। आप तो पहले से जानती थी ना मेरी बेटी को, खुद ही रिश्ता लेकर आई थी हमारे घर। आपने जो कहा मैंने दहेज में वो सब दिया। सुनीता जी के आगे हाथ जोड़ते हुए, अगर आपको और दहेज चाहिए तो मुझे बताइए, लेकिन मेरी बेटी के मान सम्मान को यूं चोट मत पहुंचाइए। सुनीता, बस कीजिए, मैं इसे अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकारूंगी। सिया के पिताजी बोले, तो ठीक है, मैं मेरी बेटी को इस घर में एक पल नहीं रहने दूंगा। फिर सिया की तरफ मुड़ते हुए बोले, चलो सिया। सिया और राघव उनकी बात सुनकर जम गए। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। राघव ने हिम्मत करके सिया के पिताजी से कहा, पापा, सिया कहीं नहीं जाएगी। फिर अपनी माँ की तरफ मुड़ते हुए, माँ, आप सिया और उसके घर वालों से माफी मांगिए। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल गलत है। अब भी वक्त है, माँ, समझ जाइए और अपनी गलती को मान लीजिए। सुनीता, तू चुप कर। कल की आई लड़की के लिए कैसा बाबरा हो रहा है। एक रात में क्या जादू कर दिया इस लड़की ने तेरे ऊपर, जो उसके गुणगान किए जा रहा है। अरे बहुत लड़कियां मिल जाएंगी तुझे, इस बदचलन के पीछे मत पड़। राघव गुस्से से, बस माँ, अगर आपने एक और बार सिया को बदचलन कहा तो मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। सुनीता ने राघव की बात सुनकर कहा, अच्छा, तो अब तू अपनी माँ के खिलाफ जाएगा, वो भी इस लड़की के लिए? ठीक है, तू जाना चाहता है ना, तो जा, लेकिन याद रख, तुझे जाने से पहले मेरी लाश पर से गुजरकर जाना होगा। सुनीता की बात सुनकर सिया बोली, जो अपना सामान लेकर नीचे आई थी, राघव जी, आप मेरी वजह से अपने घर परिवार को मत छोड़िए। कुछ लोगों को समझाना पत्थर पर सर फोड़ने जैसा होता है। मुझे किसी को भी कोई सफाई नहीं देनी है। ये भले ही मुझे अपनी बहू ना माने, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ और हमेशा रहूंगी। अपना ध्यान रखिएगा, चलती हूँ। इतना कहकर सिया अपना सामान लेकर अपने घर वालों के साथ निकल गई। राघव उसे जाते हुए देख रहा था। वो भागकर उसके पीछे गया। सिया, रुको, राघव ने कहा। सिया राघव की आवाज सुनकर रुकी, फिर अपनी आंसू भरी आंखों से राघव को देखा। राघव उसके पास आया और बोला, सिया, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरी माँ की वजह से तुम्हें कितना कुछ सुनना पड़ा। फिर उसके घर वालों की तरफ मुड़कर हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं अपनी माँ के किए की माफी मांगता हूँ। मेरी माँ ने जो किया वो बहुत गलत है। मैं वादा करता हूँ सिया को उसका सम्मान वापस दिलाऊंगा। वो इस घर की बहू है और मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ूंगा। उसे सम्मान सहित इस घर में वापस लाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। राघव की बात सुनकर सिया की आंखों में रुके आंसू लुढ़ककर उसके गालों पर आ गए। राघव उन्हें पोंछते हुए, चुप हो जाओ सिया, इन आंखों में मुझे आंसू नहीं चाहिए। इतना कहकर उसने सिया को सीने से लगा लिया। सिया उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर रोने के बाद सिया शांत हुई। फिर सिया के पिताजी ने राघव से कहा, बेटा, मैं नहीं जानता सुनीता जी को मेरी बेटी को लेकर क्या गलतफहमी हुई है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी बेटी गंगा की तरह पवित्र है। राघव ने उनके हाथ को थामकर कहा, मैं जानता हूँ पापा, लेकिन माँ की इस गलतफहमी को मैं बहुत जल्दी ही दूर करूँगा। सिया के पिताजी ने राघव के कंधे को थपथपाया। फिर वे लोग गाड़ी में बैठकर चले गए। राघव उन्हें जाते हुए देखता रहा। दूसरी तरफ सिया गाड़ी में बैठी
खिड़की से सर टिकाए बस रोए जा रही थी। उसकी माँ उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी। उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप किया। इधर राघव को भी बहुत बुरा लग रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी घर के अंदर जाने की, लेकिन वो हिम्मत करके अंदर गया और सीधा अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में जाकर उसने पूरे कमरे को एक बार देखा। पूरे कमरे की सजावट को देखकर और उस कमरे में फैली उसके प्यार की खुशबू की वजह से उसके दिल में दर्द सा होने लगा। उसने एक बार ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखा, जहां पर सिया खड़ी तैयार हो रही थी। उसकी सिंदूर की डिबिया के नीचे उसे लेटर मिला जो सिया ने उस वक्त लिखा था जब वो अपना सामान लेने कमरे में आई थी। राघव ने वो लेटर उठाया। उसमें लिखा था, राघव, मैं जानती हूँ जब आप ये लेटर पढ़ेंगे तब तक मैं इस घर से जा चुकी होंगी। मुझे नहीं पता कि माँ जी की गलतफहमी आप कैसे दूर करेंगे, लेकिन आप पर पूरा भरोसा है। मुझे बहुत बुरा लगा जब आपने मुझसे वो सवाल किया, लेकिन फिर लगा आपकी गलती नहीं है। इतना सब होने के बाद किसी भी पुरुष के मन में ऐसे सवाल आ सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आप माँ जी की ये गलतफहमी दूर कर देंगे और ये भी उम्मीद करूंगी कि आप मुझे भूलकर आगे बढ़ जाएंगे। राघव, मेरी वजह से आपके और आपके परिवार के बीच दूरियां आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरा क्या है, मुझे तो आए एक दिन ही हुआ था, एक सपना समझकर भूल जाइए, लेकिन मेरी वजह से अपने परिवार वालों से नाराज मत होइएगा। आप मेरा पहला और आखिरी प्यार हैं राघव। आपको इस रूप में देखने की चाहत बचपन से थी, तो किसी और का ख्याल ही नहीं आया कभी। सपनों के राजकुमार में भी सिर्फ आपका ही चेहरा नजर आता था। कभी सोचा नहीं था ये सपना सच होगा। सच हुआ भी और टूट भी गया। आशा करूंगी आज के बाद हम कभी ना मिलें। सिया। इस लेटर को पढ़ने के बाद बस राघव की आंखों में आंसू आ गए। वो उस लेटर को सीने से लगाए वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे उस कमरे में घुटन सी होने लगी। उसने गुस्से में पूरे घर की सजावट को बिगाड़ दिया। सारा सामान उठाकर फेंक दिया। तोड़ फोड़ की आवाज सुनकर सुनीता और बाकी के घर वाले ऊपर आ गए। उन्होंने राघव को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। घर वालों को देखकर उसे और भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में बीच में रखी सेंटर टेबल पर जोर से हाथ मारा तो उसका शीशा टूटकर उसके हाथ में चुभ गया, जिस पर उसके हाथ से खून निकलने लगा, जिसे देखकर सब लोग डर गए। सुनीता जी, राघव मेरे बच्चे क्यों कर रहा है ये सब? राघव, क्या आप नहीं जानती? सुनीता, बेटा मैंने जो किया तेरी भलाई के लिए किया, तू समझने की कोशिश कर। राघव, समझना आप लोगों को है, मुझे नहीं। इतना तो मैं भी जानता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। तो आगे से याद रखिएगा, मुझे समझाने की बजाय खुद समझिए। और हाँ, आज के बाद मेरा भी आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। सुनीता, बेटा ऐसा मत बोल, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तेरे अच्छे बुरे की चिंता है। मैंने जो भी किया इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया। राघव गुस्से में बोला, घर की इज्जत बचाने के लिए? घर की लक्ष्मी की इज्जत को सबके सामने तार तार कर दिया। अरे आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं किसी की बेटी की इज्जत उछाल रही हूँ? कल को मेरी भी बेटी की इज्जत उछाली जा सकती है। अरे उन भले लोगों ने तो आपकी बेटी की सच्चाई जानते हुए भी अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे जोड़ा, और आपने तो ये बात मुझसे भी छिपाई, जबकि बाहर हर कोई इनके बारे में जानता है। क्या सिया को लड़के नहीं मिलते? वो एक इंटरनेशनल एथलीट है, सरकार की तरफ से उसे सरकारी नौकरी भी मिली हुई है, पढ़ाई में भी वो टॉपर है। और आपकी बेटी क्या है, बीए फेल। अगर वो चरित्रहीन होती तो उसे ये सब करने का टाइम कब मिला होगा? वो ट्रेनिंग के लिए जाती थी तो उसका भाई वहाँ मौजूद होता था। उसके भाई ने अपनी निगरानी में उसे ट्रेनिंग दिलवाई, फिर कैसे वो बदचलन हो गई माँ? अरे सुनिए, क्या आपने कभी उसे अकेले घर से बाहर घूमते देखा है, या किसी सहेली के साथ कभी बाजार में घूमते मिली है वो आपको? नहीं ना। तो फिर कैसे गलत हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि दहेज के लालच में आपने ये सब किया हो? उसकी बात सुनकर सुनीता हैरान रह गई, साथ में बाकी घर वाले भी। सुनीता ने कहा, बेटा मैंने जो कहा वो अपने तजुर्बे और पहले से चली आ रही प्रथाओं के हिसाब से ही कहा। मुझे दहेज से कोई लालच नहीं है, और तू और तेरे पापा अच्छा खासा कमाते हैं, घर में सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनकी बात सुनकर राघव ने कहा, अगर कुछ नहीं चाहिए था तो एक बात शांति से बात तो करती, यूं तमाशा बनाकर क्या मिला आपको? इतना कहकर वो घर से बाहर निकल गया। सुनीता उसे रोकती रह गई, लेकिन वो नहीं रुका।
सुनीता हार कर अपना सर पकड़कर बैठ गई। सिया भी अपने घर आ गई थी। उसने बिना किसी की बात सुने सीधा अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर खुद को बाथरूम में बंद करके साबर चालू करके उसके नीचे खड़ी हो गई। गिरते पानी के साथ साथ सिया के आंसू भी बह रहे थे। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ 2 दिन में इतना सब कुछ हो गया, जो एक एक करके शादी से लेकर आज सुबह घटनाक्रम की तरह उसकी आंखों में चलने लगा। राघव की करीबी से उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन फिर वो गायब होकर आंसुओं में तब्दील हो गई। काफी देर रोने के बाद वो बाहर आई, अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गई और सोने के लिए आंखें बंद की ही थीं। उसकी माँ और भाभी खाना लेकर उसके पास आईं और उसके पास बैठकर प्यार से उसका सर सहलाने लगीं। फिर सिया से बोली, सिया खाना खा ले मेरी बच्ची, मुझे नहीं लगता तूने सुबह से कुछ खाया होगा। उनकी बात सुनकर सिया की आंख फिर से भर आई। उसने कहा, माँ मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? आप सही कहती थी कि लड़कियों के लिए नहीं बने ये खेलकूद। इसी खेलकूद ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी माँ। इतना कहकर वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। उसके साथ साथ वो दोनों भी रोने लगी। सिया की माँ बोली, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है बेटा, ये तो उनकी गलती है जो मेरी हीरे सी बेटी की परख वो नहीं कर पाई। जो हुआ उसे भूल जा, चुप होकर ये खाना खा। फिर वो जबरदस्ती उसे खाना खिलाकर उसे सुलाकर बाहर चली गईं। सिया भी ज्यादा रोने की वजह से काफी थक गई थी। फिर वो भी नींद की आगोश में चली गई। सिया और राघव अलग हो गए थे, यूं कह लीजिए मिलके भी नहीं मिले थे। सिया ने अपने घर पूरी रात रो रो कर गुजार दी थी। न जाने किस पहर में उसकी आंख लगी थी। वो बस सब कुछ याद करके उदास हो रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हो गया, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। यही हाल राघव का था। वो गुस्से में घर छोड़कर आ गया था। पूरी रात उसने गंगा किनारे घाट पर बिता दी थी। सुबह आरती की आवाज से उसकी नींद खुली। वो उठा और आरती सुनने के बाद गंगा में डुबकी लगा दी। फिर वो बाहर आया, उसने अपने कपड़े पहने, गंगा आरती ली और वापस अपने घर आ गया। घर पर सब लोग उसके रात भर घर न आने से परेशान थे। सुनीता का रो रो कर बुरा हाल था। रात भर जागने और अपने बेटे के घर न लौटने की वजह से परेशान होकर वो बेहोश हो गई थी। उनका बीपी डाउन हो गया था। राघव के पापा अशोक जी भी थोड़े परेशान थे राघव के इस व्यवहार से, क्योंकि राघव बहुत ही शांत और सुलझा हुआ लड़का था। राघव घर आया तो देखा डॉक्टर घर आए हुए हैं, जो कि सुनीता जी को चेक कर रहे थे। सुनीता अब भी बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, ये थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी, तो सबसे पहले इन्हें कुछ खिला दीजिएगा। ब्लैक कॉफ़ी या चाय जरूर पिला दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना मिले, नहीं तो स्थिति गंभीर हो सकती है। राघव ने जब ये सुना तो उसे बहुत बुरा लगा कि उसके गुस्से की वजह से उसकी माँ की ये हालत है। वो उनसे नाराज था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो अपनी माँ को दुख पहुंचाए। वो दबे कदमों से अपनी माँ के कमरे में गया और उनका हाथ पकड़कर बैठ गया। उसके स्पर्श से उसकी माँ होश में आने लगी थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोल दी थीं। सुनीता जी राघव को उनके पास देखकर बहुत खुश हुई। वो राघव से बोली, बेटा तू कहाँ चला गया था? मैं कितना डर गई थी तेरे घर न आने से। वादा कर आज के बाद ऐसे घर से बाहर नहीं रहेगा। राघव ने उनका हाथ पकड़े ही हामी सिर हिलाते हुए हामी भर दी। फिर उन्हें नाश्ता करवाकर सोने के लिए बोलकर बाहर अपने कमरे में आ गया। राघव अपने कमरे में आकर बालकनी में खड़ा हो गया और सोचने लगा कि वो क्या करे जो अपनी सिया को वापस लेकर आए। उसके जहन में सिया के लेटर में लिखे शब्द गूंज रहे थे कि आप मुझे भूलने की कोशिश करना। उसे लगा था कि सिया अब कभी उसे नहीं मिलेगी, वो उसे छोड़कर जा चुकी है, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखें कब नम हुई पता ही नहीं चला। राघव के पापा ने जब उसे देखा तो वो उसके पास आए और बोले, राघव मैं मानता हूँ सुनीता और शीतल ने जो किया वो गलत है, लेकिन तुमसे मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम बहू को घर से जाने दोगे और खुद ऐसा व्यवहार करोगे। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, मैं सिया और तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ उस बच्ची को, बहुत ही संस्कारी और गुणवान बच्ची है वो, और उससे भी बड़ी बात वो तुमसे प्यार करती है। आज नहीं तो कल सुनीता को उसकी गलती का एहसास होगा। इसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी बेटा।
तुम्हें ही उसे ये एहसास दिलाना होगा कि वो गलत है। राघव उनकी बात सुनकर हैरान हो गया कि उसके पापा ये बात कैसे जानते हैं कि सिया उसे पसंद करती है। वो असमंजस के भाव से उन्हें देखने लगा। यही अशोक जी उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चला कि वो तुम्हें पसंद करती है। राघव सिर हिलाकर हामी भर देता है। अशोक जी, मैं बहुत पहले से ये बात जानता हूँ और इस पर मेरा विश्वास जब पुख्ता हुआ जब तुम्हारी और सिया की शादी की बात करने के लिए मैं उनके घर गया था। तुम्हारा नाम सुनकर जो चमक आई थी उसके चेहरे पर, उसे देखकर कोई समझ जाता कि वो तुम्हें पसंद करती है। और ये बात मैं ही नहीं, उसका पूरा परिवार जानता है। तुम जानते हो उसने स्पोर्ट्स में अपनी रुचि क्यों बनाई? राघव, नहीं अशोक जी, क्योंकि बचपन से तुम हमेशा स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देते थे। तुम्हें पता है कि उसने फुटबॉल खेलना क्यों शुरू किया? राघव, उसे पसंद था फुटबॉल। अशोक जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं। राघव हैरानी से उन्हें देखने लगा। अशोक जी फिर बोले, क्योंकि फुटबॉल तुम्हारा पसंदीदा खेल था। तुम बचपन में हमेशा फुटबॉल खेलते रहते थे। स्कूल में भी तुम काफी अच्छा फुटबॉल खेलते थे, वरना उसका पसंदीदा खेल तो बैडमिंटन था। राघव उनकी बात सुनकर सोचने लगा और अतीत में खो गया कि वो कैसे हमेशा फुटबॉल खेला करता था और सिया हमेशा उससे बैडमिंटन खेलने के लिए कहती थी। लेकिन राघव हमेशा उसे ये कहता था कि मुझे ये लड़कियों वाला खेल पसंद नहीं। फिर उसने स्कूल में कुछ दिन बाद फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया और स्कूल के बाद फुटबॉल खेलने की कोशिश करती थी। वो राघव को देखकर उसके मूव्स को ट्राई करती थी। राघव ने समय के साथ साथ अपनी पढ़ाई में बिजी हो गया था और फुटबॉल खेलना बंद कर दिया था। अशोक जी की आवाज से वो वर्तमान में वापस आया। अशोक जी बोले, राघव, तुमने तो अपनी पसंद को सिर्फ शौक में रहने दिया था, लेकिन सिया ने तुम्हारी पसंद को खुद की पसंद बना लिया था। देखते देखते उसकी ये पसंद कब जुनून में बदल गई पता ही नहीं चला। राघव, मैं इतना ही कहूँगा कि सिया ने जो फैसला लिया है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर नहीं करना चाहती थी। वो सुनीता की बातों से बहुत आहत हुई है बेटा। उसकी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। रमेश जी से बात हुई थी मेरी, वो भी बहुत नाराज हैं सुनीता से। अब तुम अपना पति धर्म निभाओ और अपनी पत्नी को सम्मान सहित वापस लाओ। राघव अपने पापा की बात सुनकर बोला, हाँ पापा, मैं अपनी सिया को वापस लेकर आऊंगा। फिर वो राघव की पीठ थपथपाकर चले गए। राघव भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में जाते हुए उसे शीतल मिली। उसने शीतल को देखकर पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। शीतल मन महसूस कर रह गई। वो उससे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन राघव ने मौका ही नहीं दिया। राघव शीतल को देखकर उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। शीतल उसे देखकर मन महसूस कर रह गई, क्योंकि वो राघव से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उस पर राघव की नाराजगी भी जायज थी। शीतल चुपचाप नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद उसने सबके लिए खाना बनाया, फिर डाइनिंग टेबल पर लगाते हुए सबको बुलाने को कहा। अशोक जी और सुनीता के साथ सब आ गए थे, सिवाय राघव को छोड़कर। फिर शीतल के पति रोहन ने शीतल से कहा, राघव कहाँ है? शीतल, अपने कमरे में है। रोहन ने कहा, उसे भी बुलवाओ। रोहन की बात सुनकर सुनीता जी ने नौकर से कहा कि वो राघव को बुलाकर लाए। उनकी बात सुनकर वो राघव को बुलाने गया, लेकिन राघव ने ये कहकर मना कर दिया कि उसे भूख नहीं है। नौकर नीचे आया और राघव ने जो कहा वो सबको बता दिया। उसकी बात सुनकर सुनीता जी बोली, ऐसे कैसे भूख नहीं है, मैं बुलाकर लाती हूँ। वो उठने लगी तो अशोक जी ने अपनी सख्त आवाज में कहा, बैठ जाओ सुनीता, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। जब उसका मन होगा वो खा लेगा। वो घर में है, यही काफी है। अब और जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है उसके साथ। उसे कुछ समय अकेला छोड़ दो। अशोक जी की बात सुनकर सुनीता अपनी कुर्सी पर बैठ गई। फिर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद शीतल खाने की थाली लगाकर राघव के कमरे की तरफ गई। बहुत हिम्मत करके उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से राघव कुछ नहीं बोला। तब शीतल धीरे से कमरे के अंदर गई। उसने देखा कि राघव अपने बेड पर लेटा औंधे मुंह सो रहा है। उसके पास सिया की वो लाल साड़ी पड़ी थी जो उसने उस रात पहन रखी थी जब वो उस कमरे में पहली बार रुकी थी। पूरी रात घर से बाहर बेआराम सीढ़ियों पर सोने की वजह से राघव काफी थक गया था।
ऊपर से उसके सर में दर्द भी था। ये सब देख शीतल से वहां रुका नहीं गया। वो खाना साइड टेबल पर रखकर चुपचाप चली गई। दूसरी तरफ सिया भी अपने गम को खुद में समेटने की कोशिश कर रही थी। वो सारे दिन अपने कमरे में रहती। अपने पिता और भाई से उसने शर्म के मारे बात करना, उनके सामने आना तक छोड़ दिया था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। राघव और सिया की दूरियां कम नहीं हुई थीं। राघव ने एक दो बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हार कर राघव ने उनसे बात करना छोड़ दिया था। वो भी बस हाँ या ना में ही जवाब देता। एक बार वो सिया से मिलने उसके घर गया और वहां उसने सिया से मिलकर डॉक्टरी जांच की रिपोर्ट माँ को देने के लिए कहा, तो सिया ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि जब उनकी नज़रों में इंसान की इज्जत, उनकी भावनाओं का कोई मोल ही नहीं, तो उस कागज के टुकड़े का क्या मोल होगा, और न ही उन्हें उस कागज के टुकड़े पर यकीन होगा। लेकिन घर वालों के समझाने पर वो जांच के लिए तैयार हो गई, ताकि उसके दामन में लगाए छींटे को वो हटा सके। लेकिन इस शर्त पर, अगर इसके बाद भी सुनीता को उस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं हुआ तो वो दोनों तलाक ले लेंगे। राघव ने भी दुखी मन से सिया को हाँ कह दिया था। एक दो दिन बीत गए। सिया को संडे के दिन डॉक्टरी जांच कराने के लिए राघव के साथ जाना था। सिया ने भी अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था और उसे देखकर आस पड़ोस में बातें बनाना भी शुरू हो गई थी। एक दिन सिया ऑफिस से घर आई तो देखा कि शीतल अपने पति रोहन के साथ वहां आई है। उसे आया देखकर सिया चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी, तो शीतल ने उसे रोका। रुको भाभी। शीतल के शब्द सुनकर सिया के कदम रुक गए, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब शीतल उसके पास आई और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। मेरी वजह से आप और भाई अलग अलग हो रहे हो, पर मेरा यकीन कीजिए भाभी, मैं कभी ऐसा नहीं चाहती थी। उसकी बात सुनकर सिया गुस्से में बोली, तो क्या चाहती थी आप? जो आप चाहती थी वो आपने किया, अब और कुछ मत कीजिए। शीतल बोली, ऐसा मत कहो भाभी, उस दिन से आज तक इस ग्लानि में जी रही हूँ। मेरी वजह से आपकी गृहस्थी बसने से पहले ही उजड़ गई। मेरी वजह से माँ ने आपको क्या कुछ नहीं कहा। उस दिन अगर मैंने माँ को कुछ ना बताया होता तो आज ना तो पापा और ना भाई मुझसे नाराज रहते। शीतल की बात सुनकर सिया बोली, ओह, तो आपको ये दुख है कि पापा जी और राघव आपसे बात नहीं कर रहे। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें समझा दूंगी कि हमारे तलाक के बाद वो आपसे नाराज नहीं होंगे। सिया की बात सुनकर शीतल बोली, आप मुझे गलत समझ रही हो भाभी। सिया, अब मैं सब सही समझ रही हूँ। आपको ये सब आज क्यों याद आ रहा है? ये सब उस दिन याद क्यों नहीं आया था जब मुझे मेरे पिता समान ससुर और भाई समान नंदोई के सामने बेइज्जत किया जा रहा था? उस दिन क्यों कुछ नहीं बोली? आप जब मेरे घर वालों के सामने माँ जी ने मुझे बेआबरू किया तब कहाँ थी आप? जब आपकी वजह से आपके भाई रात रात भर आंधी बारिश में मेरे घर के बाहर मुझसे एक बार बात करने के लिए इंतजार करते थे, तब आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं भी आपकी तरह ही एक स्त्री हूँ? जब आपके चरित्र पर मैंने या मेरे परिवार ने सब कुछ जानते हुए भी कभी कोई उंगली नहीं उठाई, तो आप मेरे चरित्र पर कैसे उंगली उठा सकती हैं? आपको किसने दिया ये हक? और आप होती कौन है ये फैसला करने वाली कि मैं चरित्रहीन हूँ या नहीं? फिर शीतल के पति की तरफ मुड़कर बोली, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती और न ही अब इस विषय पर कोई बात करना चाहती हूँ, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। रोहन, भाभी शीतल की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उस दिन कुछ कह नहीं पाया ये सोचकर कि मेरा बोलना शायद राघव को सही ना लगे, लेकिन अब जब भी उसे देखता हूँ तो उसकी तड़प, उसकी तकलीफ और उसके अकेलेपन को देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है कि शीतल जैसी छोटी सोच वाली लड़की मेरी जीवन साथी है। आप इसके लिए जो भी सजा देंगी वो मुझे मंजूर है, लेकिन राघव से अलग मत होइए। अगर आप इसे सजा नहीं देंगी तो मैं इसे सजा जरूर दूंगा, और इसकी सजा ये है कि जब तक आप और राघव
इसे माफ़ नहीं करेंगे, मैं इसे अपने साथ नहीं रहने दूंगा। रोहन की बात सुनकर सिया बोली, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। और दीदी, ना ही आप, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और ना ही इसमें आप लोगों का कोई दोष है। दोष है तो मेरी किस्मत का कि मेरे नसीब में राघव का साथ नहीं है। आप प्लीज मेरी वजह से अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब मत करिए। अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए। मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। वैसे भी मैं और राघव फैसला कर चुके हैं, अब इसमें किसी और की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपकी बात मैं मान भी जाऊं तो क्या माँ जी मुझे अपनाएंगी? उन्हें कैसे समझाएंगे आप दोनों? सिया की बात सुनकर वो दोनों चुप हो गए और सर झुकाकर नीचे देखने लगे। सिया उन दोनों को देखकर व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, नहीं समझा सकते आप उन्हें? उनकी आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसे आप तो क्या, कोई भी नहीं हटा पाएगा। तो बेहतर यही है कि इस बात और इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दिया जाए। उन्हें राघव की शादी कहीं और करके खुशी मिलती है तो वो ही सही, लेकिन एक बार उस लड़की के बारे में अच्छे से जांच करवा लीजिएगा ताकि किसी और लड़की की जिंदगी इस वाहियात भ्रांति के कारण तबाह ना हो। सिया रोते हुए बोली, वैसे भी मैं अगले हफ्ते शहर से बहुत दूर जा रही हूँ, तो ऐसे में आप सबसे नाराजगी रखकर तो नहीं जा सकती ना ही कोई बोझ अपने मन पर लेकर जाना चाहती हूँ। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अगले हफ्ते आपको मेरी मेडिकल जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। इतना कहकर सिया आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर सिया फूट फूट कर रोने लगी थी। दूसरी तरफ राघव था जो सिया के घर के दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। उसे सिया के भाई ने फोन करके बुलाया था। जब उसने शीतल और रोहन को अपने घर में देखा था इस अंदाजे से कि वो दोनों शायद सिया को कुछ सुनाने आए हैं, वो सिया की बात सुनकर हैरान रह गया कि उसने उसे छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। वो उसके साथ नहीं आना चाहती। इतना सब सोचकर उसके दिल में दर्द की लहर उठने लगी। वो वापस अपने घर चला गया। राघव सिया की बात सुनकर हैरान परेशान सा अपने घर की तरफ चला जा रहा था। सिया की बातें उसके दिल में दर्द कर रही थीं। उसकी पकड़ गाड़ी के स्टीयरिंग पर और कस गई। गाड़ी की स्पीड पहले से ही काफी तेज थी, अब और तेज हो गई थी। आंखों में आंसुओं की वजह से धुंधलापन आ गया था जिससे सामने से आ रही गाड़ी नहीं दिखी। जब वो थोड़ा और उसकी गाड़ी के करीब आई तो एक जोरदार टक्कर के साथ राघव की गाड़ी साइड में जाकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे राघव के सर पर काफी गहरी चोट आई और वो बेहोश होकर स्टीयरिंग पर ही लुढ़क गया। इधर सिया अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रो रही थी। साथ ही साथ राघव से अलग होने के फैसले पर खुद को कोस रही थी। क्यों उसने राघव से प्यार किया? उसने अपने कमरे और घर में लगे सारे मेडल्स और पुरस्कारों को एक साथ इकट्ठा करके उन्हें जलाने लगी। सिया की माँ और भाभी ने देखा तो सिया को रोकने लगी, लेकिन सिया किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो बदहवास सी उन्हें जलाने के लिए माचिस जला रही थी, लेकिन हड़बड़ाहट में वो उससे जल नहीं पा रही थी। सिया की माँ उसे समझाते हुए बोली, बेटा तू ये क्या कर रही है? क्यों अपनी मेहनत को इस आग में झोंक रही है? रुक जा सिया, मत कर ये सब। प्रीति, सिया की भाभी, रुक जाइए दीदी, अपने वजूद अपने गौरव को इस तरह मत मिटाइए। सिया बिफरते हुए बोली, कैसा गौरव जिसने मेरी जिंदगी नरक कर दी, मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया, जिसने मुझे चरित्रहीन साबित कर दिया। नहीं, नहीं चाहिए मुझे ऐसा गौरव, सब मिटा दूंगी मैं। इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप लोगों को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। एक काम करती हूँ, इसके साथ साथ मैं खुद को भी खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि इस सब तमाशे की वजह मैं ही हूँ। फिर तेल की कैन उठाकर अपने ऊपर छिड़कने लगी। सिया की माँ और प्रीति दोनों घबरा गईं। जोर जोर से चिल्लाकर सिया को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। घर में शोर शराबा सुनकर सिया के पापा और भाई जो बाहर लॉन में टहल रहे थे वो अंदर आए। जब उन्होंने सिया की हालत देखी और उसके बिखरे मेडल्स और ट्रॉफियों को जमीन पर पड़ा देखा और केरोसिन की महक से उन दोनों को पूरा माजरा समझ में आ गया। सिया माचिस की तीली जला ही रही थी, तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। ये थप्पड़ सिया के पापा ने उसे मारा था, क्योंकि जो कदम वो उठाने जा रही थी उसका परिणाम और भी भयानक होने वाला था।
सिया थप्पड़ पड़ते ही जमीन पर गिरी। उसने आंसू भरी नजरों से अपने पापा को देखा, फिर शर्म से अपनी आंखें बंद कर लीं। सिया के पापा गुस्से में भड़कते हुए बोले, क्या करने चली थी? क्या एक बार भी सोचा कि हम लोगों पर क्या बीतेगी? क्या जवाब देंगे हम इस समाज को, यही कि हमारी बेटी में ही कमी थी? सिया ने उनकी बात सुनकर अपनी आंखें उठाकर उन्हें देखा। फिर उसके पापा उसे जमीन से उठाते हुए बोले, तू नहीं जानती, तेरा ये कदम उठाने के बाद भी ये समाज तुझ पर लांछन लगाने से बाज नहीं आएगा। उल्टा हम सबका जीना दूभर हो जाएगा। तेरी भतीजी पीहू जब भी किसी बच्चे के साथ खेलने जाएगी तो वहां पर भी उसे तेरे लिए ताने दिए जाएंगे, और बड़े होकर पता नहीं इसकी शादी भी होगी या नहीं। ये सब भी छोड़, मेरी बेटी इतनी कमजोर कब से हो गई कि जो किसी घटिया सोच वाली औरत की वजह से अपनी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार हो गई? क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी जो तूने इतना घटिया कदम उठाया? तेरे इन पुरस्कारों को देखकर जितना गर्व से मेरा चौड़ा सीना होता था, उतना तो तेरे भाई की वजह से भी कभी नहीं हुआ होगा। आज तक ये जानते हुए भी कि मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है, और आज तू मेरे गर्व को राख बनाने चली थी। मैंने तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी। सिया उनकी बात सुनकर हैरान भी थी और खुश भी थी, लेकिन फिर भी वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। फिर अपने पापा के गले लगकर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं नहीं जानती थी कि मेरा ये कदम आपको चोट पहुंचाएगा। फिर अपनी माँ से, मुझे माफ़ कर दो माँ। फिर वो दोनों गले लगकर बुरी तरह रोने लगीं। सिया के पापा उसे सीने से लगाए रो रहे थे, साथ में उसे कह रहे थे कि आज जितना मर्जी हो उतना रो ले, क्योंकि आज के बाद वो उसे रोता बिलखता नहीं देखना चाहते। घर में सबकी आंखें नम थीं। थोड़ी देर बाद सिया की माँ उसे उसके कमरे में ले गईं, उसे बाथरूम में भेजकर नहाने को बोला। थोड़ी देर बाद जब सिया बाहर नहाकर आई तो उसकी माँ बाहर बेड पर बैठी थीं। वो उसके लिए खाना लेकर आई थीं। सिया जाकर बेड पर बैठ गई। उसकी माँ ने उसे बहुत प्यार से खाना खिलाया। फिर सिया उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई तो वो सो गई। थोड़ी देर बाद सिया के भाई नीरव के फोन पर एक कॉल आया, जिसे सुनकर वो हैरान हो गया। उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। फोन गिरने की आवाज सुनकर प्रीति भी उठ गई और नीरव को देखकर बोली, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? नीरव, प्रीति, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। राघव का एक्सीडेंट हो गया है। अभी इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था। लास्ट डायल पर मेरा ही नंबर था तो मुझे इन्फॉर्म किया है। वो बाहर निकलने लगा तो प्रीति की तरफ मुड़कर बोला, प्रीति, वो सिया। प्रीति बीच में बोली, आप जाइए, उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी मैं। नीरव उसकी तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाकर चला गया। प्रीति बाहर आई। उसने अपने सास ससुर को उठाकर सारी बात बताई तो वो लोग भी परेशान हो गए। सिया के पापा ने बिना वक्त गवाए अशोक जी को फोन मिला दिया, फिर उन्हें पूरी बात बताई और हॉस्पिटल पहुंचने को कहा। थोड़ी देर में सब लोग हॉस्पिटल में थे। राघव के घर वाले और नीरव और सिया के पापा भी वहीं मौजूद थे। सब लोग बहुत परेशान थे। इधर सिया अपने कमरे में गहरी नींद में सोई थी। एकाएक वो डरकर चिल्लाई, राघव, और वो उठकर बैठ गई। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रीति दौड़कर उसके कमरे में आई और बोली, क्या हुआ दीदी, आप ठीक तो हैं? ऐसे चिल्लाई क्यों? सिया हाँफते हुए अपनी सांसों को संयत करने की कोशिश कर रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। फिर भी वो हिम्मत करके बोली, भाभी, वो राघव से बात करनी है मुझे। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी मुसीबत में है। उसकी ये बात सुनकर प्रीति के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पाई कि सिया को क्या कहे, सिया को सच बताए या नहीं। फिर वो हिम्मत करके बोली, दीदी, ये आपका वहम है। आपने कोई बुरा सपना देखा है जिसकी वजह से ये सब हुआ, और आज शाम से काफ़ी कुछ हो रहा है, इस वजह से आपको ऐसा सपना आया होगा। आप परेशान मत हो, सो जाओ, सब ठीक है। सिया भी उसकी बात मानकर लेट गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने सोचा कि सुबह होते ही वो सबसे पहले राघव को फोन करके जांच करवाने जाने का पूछेगी। इस बहाने से उसकी खैरियत का भी पता लग जाएगा। काफी देर बाद उसे नींद आ गई थी। सिया अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक उसकी आंख खुल गई और वो जोर से चिल्लाई, राघव। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बराबर के कमरे से प्रीति आई और उसे इतना घबराया और पसीने से लथपथ देखकर परेशान हो गई और उसके पास से बैठते हुए बोली,
क्या हुआ दीदी, आप ऐसे चिल्लाई क्यों? और आप इतना घबरा क्यों रही हैं? सिया उसकी बात सुनकर बोली, भाभी, भाभी वो राघव, मुझे राघव से इसी वक्त बात करनी है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, वो जरूर किसी मुसीबत में है। प्रीति को हैरानी हुई सिया की बात सुनकर, लेकिन उसने उसे सच बताना ठीक नहीं समझा। वो बोली, दीदी आप कुछ ज्यादा सोच रही हैं, सब ठीक है। आज शाम में इतना कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपको कोई बुरा सपना आया है। सिया को उसकी बात कुछ कुछ सही लगी, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। वो भी चुपचाप लेट गई, ये सोचते हुए कि वो सुबह उससे जांच करवाने के बहाने से कॉल करेगी। वो काफी देर आंख बंद किए लेटी रही। प्रीति भी उसे सुलाकर अपने कमरे में आ गई थी। फिर उसने अपने कमरे में आकर नीरब को फोन किया और उसे सारी बात बताई। नीरब भी सुनकर हैरान था। फिर उसने प्रीति से कहा कि सुबह तक सिया को कुछ न बताए, वो लोग घर आकर खुद उससे बात करेंगे। फिर प्रीति ने राघव की कंडीशन के बारे में पूछकर फोन रख दिया। इधर राघव के घर पर शाम से सब लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे। वैसे तो वो जल्दी घर आ ही जाता था, लेकिन जब से सिया उसे छोड़कर गई थी तब से वो हमेशा 8-9 बजे के बाद ही आता। आज काफी देर हो जाने के बाद भी वो नहीं आया था, तो सब लोग खाना खाकर बाहर हॉल में ही बैठे थे। तभी उनके मोबाइल पर रमेश जी का कॉल आया। रमेश जी का कॉल देखकर वो एक पल को फोन उठाने में झिझके, लेकिन फिर उन्होंने फोन उठा लिया। उन्हें लगा था कि शायद रमेश जी फिर से सिया और राघव के तलाक के बारे में बात करेंगे, जो वो करना नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे ही अशोक जी को पता चला कि राघव का एक्सीडेंट हो गया है, वो सुनकर हैरान रह गए। फोन उनके हाथ से छूट गया। वो थोड़ा लड़खड़ाए, तभी उन्हें राघव ने संभाल लिया। वो बोला, क्या हुआ पापा जी? सब लोग अशोक जी को देखने लगे। अशोक जी बड़ी हिम्मत करके बोले, राघव का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। एक्सीडेंट की खबर सुनकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो सब लोग तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में राघव को पुलिस द्वारा एडमिट करवाया गया था। नीरव और रमेश जी पुलिस से बात कर रहे थे। पुलिस वाले उन्हें सुबह आकर राघव का बयान लेने को बोलकर चले गए। राघव ओटी में था। उसके हाथ में फ्रैक्चर था और सर में भी काफी गहरी चोट लगी थी। उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। शरीर पर कई जगह चोट और खरोच थी। पुलिस ने भी बेहोशी की हालत में उसे एडमिट करवाया था। बाकी लोग जब हॉस्पिटल पहुंचे तब तक राघव अंदर ओटी में ही था। सुनीता का रो रो कर बुरा हाल था। शीतल उन्हें संभाल रही थी, लेकिन वो भी परेशान थी। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीरव और रमेश जी पुलिस से बात कर रहे हैं और सिया की माँ ओटी के बाहर बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वो लोग वहां आए तो सुनीता बोली, कैसा है मेरा राघव? वो ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना उसे? शीतल ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला। नीरव ने उन्हें सब बताया कि उसे कितनी चोट लगी है, कैसे उसे हॉस्पिटल लाया गया और नीरव को कैसे पता चला। नीरव की बात सुनकर सिर्फ दो लोग हैरान थे और वो थे सुनीता और अशोक जी। सुनीता ने गुस्से से शीतल को देखा, फिर बोली, तुझ पर भी उस मनहूस का असर आ गया है जो उस बदचलन को मनाने चली गई। उनकी बात सुनकर वहां खड़े हर व्यक्ति को बुरा लगा, उनका सिया के लिए अपशब्द कहना। फिर नीरव बोला, माफ कीजिएगा आंटी जी, लेकिन अगर आपने एक भी शब्द मेरी बहन के लिए निकाला तो अच्छा नहीं होगा। अरे उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि आज आपकी वजह से राघव किस हाल में है। उसे पता चलेगा तो पता नहीं क्या बीतेगी उस पर। ऊपर से आप उसे इस समय भी बुरा भला कहने से नहीं बाजा रही हैं। सुनीता, उसे बताने की जरूरत भी नहीं है। उसका साया मैं अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। कह देना अपनी उस बदचलन बहन को कि मेरे बेटे से अभी वो इतना ही बोल पाई थी, एक जोरदार थप्पड़ सुनीता के मुंह पर पड़ा। सुनीता आश्चर्य से देखने लगी। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि अशोक जी ने मारा था। वो गुस्से में बिफरते हुए बोले, मारा नहीं हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। अभी तक तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करता आ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करो। सही कहा नीरव ने कि राघव की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो, सिया नहीं। शर्म आती है मुझे तुम्हारी सोच पर भी और तुम पर भी। एक बेटी की माँ होकर भी दूसरी बेटी का दर्द नहीं समझ पा रही तुम।
जो कि तुम्हारा खुद का दिया हुआ है। तुम्हारे जैसी औरतें समाज पर कलंक होती हैं, जो किसी मासूम की जिंदगी नरक बना देती हैं। अरे वो तो अभी शादी का मतलब भी नहीं समझ पाई थी, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, और तुमने उस पर ऐसा गंदा कलंक लगाकर उसके प्यार से उसे दूर कर दिया। जिसकी चाहत वो बचपन से पालती आई, उसे उससे ही दूर कर दिया। रोहन ने मुझे सब बता दिया था, और शीतल और रोहन मेरी इजाजत से गए थे वहां, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ। मुझसे ना तो मेरे बेटे का दर्द देखा जा रहा है, और न ही मेरी बहू का। वो आगे कुछ कहते, इससे पहले डॉक्टर बाहर आ गए और बोले, देखिए अभी पेशेंट की हालत ज्यादा ठीक नहीं है। उनके सर में काफी चोट है, एक फ्रैक्चर हाथ में और एक हेयर लाइन फ्रैक्चर पैर में भी है। तो अभी उन्हें कम से कम 1 मंथ बेड रेस्ट करना होगा। फिलहाल उन्हें होश नहीं आया है। ये एक सीरियस मैटर है। ऐसा लगता है कि वो काफी लंबे समय से तनाव में हैं। अगर अगले 3-4 घंटे में उन्हें होश नहीं आता, तो शायद वो कोमा में भी चले जाएं। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि उन्हें कल सुबह तक होश आ जाए। थोड़ी देर में ही उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। आज की रात उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रहना होगा। आप में से एक को छोड़कर बाकी सब घर जा सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। नीरव ने रमेश जी से कहा, पापा मुझे लगता है कि आप लोगों को घर जाना चाहिए। मैं और रोहन यहाँ रुक जाएंगे, क्योंकि आज हमें ये लोग राघव से मिलने नहीं देंगे। सुबह तक हमें वेट करना ही होगा। फिर रोहन से बोला, रोहन तुम अंकल आंटी और शीतल को घर छोड़ाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। रोहन ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उन सबको लेकर जाने लगा। अशोक जी ने एक बार नीरव की तरफ देखा, जो परेशान सा सिर झुकाए खड़ा था, और उसके पास रमेश जी और सिया की माँ भी थीं। वो भी सर झुकाए दुखी थी। अशोक जी उन लोगों के पास आए और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, मुझे माफ कर दो रमेश, आज मेरी चुप्पी की वजह से मेरे बच्चों की जिंदगी इस मोड़ पर आ गई। मुझे लगा था कि सुनीता की गलतफहमी कुछ दिन में दूर हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये तो अलग ही बीज बोए बैठी है अपने मन में। आज इसकी वजह से हमारी सालों की दोस्ती में भी खटास आ गई। मुझे माफ कर दो। अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। रमेश जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो अशोक? तुमसे कोई शिकवा नहीं है। अगर है तो अपनी फूल सी बच्ची की किस्मत से। इतना कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो खुद को संभालते हुए बोले, राघव जैसा दामाद पाकर मैं धन्य हो गया, लेकिन अफसोस यही रहेगा कि मेरी बच्ची और राघव का साथ बस इतना ही था। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। तुम खुद को दोषी मत मानो। ये शायद मेरे द्वारा अनजाने में किए गए किसी पाप की सजा मिली है मेरी बेटी को। खैर तुम जाओ, हम भी जाते हैं। अगर सिया को पता चला तो न जाने क्या रिएक्ट करेगी। जबकि आज शाम के वाकये के बाद उसने अपनी जान देने की कोशिश भी की थी। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद राघव के परिवार वाले एकदम हैरान थे। सबसे ज्यादा तो अशोक जी। फिर नीरव ने बात को संभालते हुए उन्हें जाने को कहा, तो वो लोग वहां से चले गए। अशोक जी पूरे रास्ते रमेश जी की बात सोचते हुए चले गए। सुनीता भी दुखी थी। एक तरफ तो राघव था, और दूसरी तरफ वो खुद। आज पहली बार अशोक जी ने उस पर हाथ उठाया और इतना भला बुरा कहा था। अगले दिन सिया उठी, तैयार हुई। फिर उसने राघव को कॉल लगाया, लेकिन राघव का फोन अशोक जी के पास था, जो कि उन्होंने साइलेंट कर रखा था, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। काफी देर फोन करने के बाद भी जब राघव का फोन पिक नहीं हुआ, तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वो बिना किसी से कुछ बोले हॉस्पिटल के लिए निकल गई। पूरे रास्ते वो राघव को फोन मिलाती रही, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। सिया की बेचैनी ने अब घबराहट का रूप ले लिया था। उसे अंदेशा हो रहा था कि कुछ तो गलत है, तभी राघव उसका फोन नहीं उठा रहा है। वो मन ही मन भगवान से राघव की सही सलामती की प्रार्थना करती हॉस्पिटल पहुंच गई। वो रिसेप्शन में पहुंची। वहां उसने एक लेडी जेनेकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट लिया। फिर वेटिंग एरिया में अपने नंबर का वेट करने लगी। साथ ही साथ राघव के नंबर पर कॉल भी कर रही थी। थोड़ी देर में उसका नंबर आ गया। वो डॉक्टर के पास गई। उसने डॉक्टर को सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर पहले तो डॉक्टर हैरान रह गई। फिर वो उसकी कंडीशन समझते हुए उसे एग्जामिन रूम में ले गई। थोड़ी देर बाद वो टेस्ट करके वापस आ गई। डॉक्टर ने उसे कुछ टाइम वेट करने के लिए कहा कि उसकी रिपोर्ट्स थोड़ी देर में मिल जाएगी। इधर अशोक जी और सुनीता हॉस्पिटल आ गए थे।
अशोक जी ने जब राघव का फोन देखा तो उसमें सिया की 40 मिस कॉल देखकर हैरान रह गए। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि सिया के फोन को उठाकर कुछ भी कहने की। वो इग्नोर करके डॉक्टर से मिलने चले गए। राघव सुबह हल्के से होश में आया था, लेकिन फिर बेहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया कि अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें अब भी राघव को एक्स्ट्रा केयर में रखना पड़ेगा। फिलहाल वो उसे रूम में ही शिफ्ट कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर अशोक जी को बहुत राहत मिली। वो डॉक्टर को धन्यवाद देकर बाहर आ गए। बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सिया फिर से राघव को कॉल कर रही है। वो उस कॉल को इग्नोर करके आगे बढ़ गए। जाकर सुनीता को सब बताया। इतने में ही दो लोग राघव को स्ट्रेचर और लेकर आ गए। उसे रूम में शिफ्ट करने लगे। जब राघव को रूम में शिफ्ट कर दिया तो नर्स ने आकर दवाइयों का पर्चा अशोक जी को दिया और कहा कि ये दवाइयाँ वो मेडिकल स्टोर से लेकर आ जाएं। अशोक जी हाँ में सिर हिलाकर बाहर चले गए। अंदर सुनीता राघव को इस हालत में देखकर फपक कर रो पड़ी। वो उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैं तेरी इस हालत की जिम्मेदार हूँ। वो वैसे ही बैठी राघव की उस हालत पर सुबक रही थी। कोई भी माँ कितनी भी कट्टर क्यों ना हो, अपने बच्चे को ऐसी हालत में नहीं देखना चाहेगी। वही हाल सुनीता जी का भी था। अपने इकलौते बेटे को इस हाल में देखकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। इधर सिया अपनी रिपोर्ट्स लेकर बाहर निकल रही थी कि तभी उसकी नज़र अशोक जी पर पड़ी, जो थोड़े परेशान से दिख रहे थे। उनके हाथ में दवाइयों का बैग देखकर उसे कुछ शक हुआ। वो खुद से बोली, ये पापा जी यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? क्या घर में कोई बीमार है क्या? शायद इसी वजह से राघव भी मेरा फोन नहीं उठा रहे। पर कौन बीमार हो सकता है? कहीं शीतल दी या मम्मी जी में से तो कोई नहीं। मैं जाकर देखूं क्या? नहीं नहीं, अगर मम्मी जी ने मुझे राघव के साथ देख लिया तो बिना वजह राघव को सुनाएंगी और साथ में मुझे भी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। अगर घर में कुछ हुआ था तो राघव कम से कम मेरा फोन उठाकर एक बार बता ही देते। वो तो कभी मेरा फोन इग्नोर नहीं करते। कहीं राघव किसी मुसीबत में तो नहीं है। एक बार दूर से जाकर देख लेती हूँ। हे भगवान, बस मेरे राघव को ठीक रखना। फिर सिया बोली, कहीं राघव किसी मुसीबत में तो नहीं। इतना सोच वो तेज कदमों से अशोक जी के पीछे चल दी। इस बीच उसने एक बार फिर राघव के फोन पर कॉल किया। अशोक जी नंबर देखकर सोच में पड़ गए कि वो सिया से क्या कहें। उन्होंने बड़ी हिम्मत करके फोन उठाया और कहा, हाँ सिया बेटा बोलो। सिया, नमस्ते पापा जी। अशोक जी, नमस्ते बेटा, हमेशा खुश रहो। सिया, वो पापा जी राघव मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, कहाँ हैं वो? अशोक जी खुद को संयमित करते हुए बोले, बेटे वो जरा सुनीता के साथ मंदिर गया है, फोन घर पर ही भूल गया। अभी थोड़ी देर में आएगा तो मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा। अभी मैं भी दुकान पर जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगा। फिर उन्होंने बिना सिया की बात सुने फोन काट दिया। इधर सिया ने उन्हें हड़बड़ाहट में बात करते और फोन काटते देखा तो उसका शक गहरा गया। वो बोली, ये पापा जी मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये हॉस्पिटल में हैं तो दुकान पर जाने के लिए झूठ? कहीं सच में राघव किसी मुसीबत में तो नहीं है? मुझे जाकर देखना होगा। वो अशोक जी के पीछे पीछे गई। अशोक जी को एक वार्ड में इंटर करते देख वो रुकी। फिर धीमे कदमों से वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजे तक जाकर रुक गई। फिर बड़ी हिम्मत करके उसने दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि दरवाजा अचानक खुला, जिसकी वजह से सिया थोड़ा डर गई। कमरे में से एक नर्स बाहर निकली, जो अभी अभी राघव को दवाई देकर गई थी। उसके निकलने के बाद सिया की नजरें बेड पर बेजान पड़े राघव पर पड़ी, जिसके हाथ में ड्रिप लगी थी, माथे पर पट्टी बंधी थी, एक हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। सिया की आंखें उस पर जम गईं, उसके पैर लड़खड़ा गए। उसके मुंह से बस एक आवाज निकली, राघव। उसकी आवाज सुनकर अशोक जी और सुनीता दोनों चौंक गए। उन दोनों ने मुड़कर देखा तो सिया को दरवाजे पर खड़े होकर एकटक राघव को देखते हुए देखा तो वो दोनों हैरान रह गए। उसके बाद सिया बदहवास हालत में राघव के पास आई और उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोली, राघव उठिए, ये क्या मजाक है? ऐसा भी कोई करता है क्या? मुझे मनाने के लिए आप ऐसा भद्दा मजाक करेंगे मेरे साथ? फिर राघव को झिंझोड़ते हुए बोली, उठिए राघव, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आप जानते हैं ना, इस बात के लिए मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। प्लीज उठ जाइए। फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली,
प्लीज उठ जाइए ना, मैं आपकी हर बात मानूंगी, प्लीज उठ जाइए। सिया राघव को ऐसे देखकर बिलख कर रोने लगी। इधर अशोक जी ने जब सिया को देखा तो उन्होंने झट से रमेश जी को कॉल कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि वो सिया को संभाल नहीं पाएंगे। सिया बेहताशा रोई जा रही थी। तभी अशोक जी ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, सिया बेटा। उनकी आवाज सुनकर सिया ने सर उठाया और उन्हें देखने लगी। फिर वो बोले, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला। सिया उनकी तरफ देखते हुए बोली, मत कहिए मुझे बेटा, आपने भी मुझे पराया कर दिया, मुझसे मेरे पति के बारे में झूठ बोला। आपने ये जानते हुए भी कि जब मुझे सच पता चलेगा तो क्या बीतेगी मुझ पर। फिर क्यों कहा पापा आपने झूठ। आप जानते हैं ना कि कितनी मुश्किल से खुद को राजी किया था राघव से दूर होने के लिए। फिर आपने ऐसा क्यों किया, क्यों किया। आपने अभी फोन पर भी मुझसे झूठ बोला। अशोक जी बोले, मैं सच बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था बेटा। आपको सच में ऐसा लगता है कि मेरा राघव के लिए परेशान होना बेकार है? बताइए ना कि आपको सच में ऐसा लगता है। सब कुछ जानते हुए भी आप ऐसा कहेंगे, मैंने सोचा नहीं था। अरे मैं तो अपनी बेगुनाही का सबूत लेने आई थी यहाँ, लेकिन यहाँ तो कहानी ही कुछ और चल रही है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। फिर राघव की तरफ उसे हिलाते हुए बोली, राघव उठिए, कुछ तो बोलिए। देखिए अब तो मैंने टेस्ट भी करवा लिया, अब से मैं आपका फोन भी उठाऊंगी, आपसे अच्छे से बात करूंगी। प्लीज एक बार उठ जाइए ना। सिया को कुछ याद आया तो अपनी नीचे गिरी रिपोर्ट्स उठाकर सुनीता को देते हुए बोली, ये चाहिए था ना आपको, ये लीजिए। लेकिन राघव से कहिए ना एक बार मुझसे बात करे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बस एक बार राघव से कहिए ना मुझसे बात करने को। उसकी ऐसी पागलों जैसी हालत देखकर सुनीता को भी अफसोस होने लगा था। तभी कमरे में एक तेज आवाज गूंजी, सिया। सिया रोते बिलखते राघव को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राघव पर एक तो दवाओं का असर, दूसरा वो गहरी नींद में था, या ये कहें कि वो बेहोश था। वो बार बार उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। अशोक जी और सुनीता जी को भी ये देखकर दुख हो रहा था। तभी कमरे में एक जोर की आवाज गूंजी, सिया। ये नीरव था, जो अशोक जी का फोन आते ही रमेश जी और प्रीति के साथ हॉस्पिटल आ गया था। सिया ने चौंक कर देखा तो नीरव की आवाज सुनकर उसकी तरफ भागी और बोली, भैया पापा आप देखिए ना राघव को, मुझसे बोल नहीं रहे। और इन लोगों ने भी मुझसे राघव की उस हालत के बारे में मुझे बताना भी सही नहीं समझा। नीरव ने सिया को शांत करते हुए कहा, पहले रोना बंद कर, अंकल को मैंने ही मना किया था तुझे कुछ भी बताने के लिए। सिया उसकी बात सुनकर चौंकते हुए बोली, आपने? नीरव, हाँ मैंने। सिया, लेकिन क्यों भैया? नीरव की जगह इस बार जवाब रमेश जी ने दिया और कहा, क्योंकि हम तुझे ऐसे टूटता हुआ नहीं देखना चाहते थे। तेरी कल की हरकत की वजह से हम डर गए थे। फिर नीरव ने उसे सारी बात बताई। सिया उनकी बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरने लगे, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो चुपचाप राघव के पास रखे स्टूल पर बैठ गई और राघव का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे एक टक निहारने लगी। फिर वो राघव के बारे में सोचने लगी कि उसके मन में क्या चल रहा होगा, क्या बीती होगी उस पर जब सिया ने उससे अलग होने का फैसला लिया। शरीर की चोट के अलावा उसने राघव के मन पर कितनी चोट पहुंचाई है। जो कुछ हुआ उसमें राघव की तो कोई गलती नहीं थी, उसने तो हमेशा उसका साथ ही दिया। अब उसे राघव के दर्द का एहसास हो रहा था। राघव के आंसू उसके दिल को कचोट रहे थे। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि भगवान राघव को जल्दी ठीक कर दे। वो राघव का साथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, चाहे उसे कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े। लेकिन राघव को वो अब खुद से दूर नहीं जाने देगी। वो राघव का हाथ थामे ये सब सोच ही रही थी कि राघव के हाथ में कुछ हलचल हुई तो सिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो राघव ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसे किसी की धुंधली सी छवि दिखाई दी। फिर धीरे धीरे उस छवि का चेहरा साफ होते ही उसकी आंखों के कोरों पर आंसू की बूंद जमा हो गई। ये देखकर सिया के मुंह से अचानक निकला राघव। उसके मुंह से इतने दिन बाद अपना नाम सुनकर राघव का दिल धड़क उठा। उसकी पकड़ सिया के हाथ पर मजबूत हो गई। उसकी आंखों के कोरों पर जमी बूंदें बिना कुछ कहे गालों पर लुढ़क गईं। सिया की उसे ऐसे देखकर रुलाई छूट गई। वो उसका हाथ थामे अपना सर टिकाकर रोने लगी। सिया,
राघव ने उसे चुप कराने के लिए धीरे से कहा। उन दोनों को इस तरह देखकर बाकी के परिवार वाले भी दुखी थे, लेकिन एक डर भी था कि सिया सच में राघव से अलग ना हो जाए। राघव सिया को ही देख रहा था। फिर उसने अपनी नजर घुमाई तो उसके माँ बाप, सिया के घर वाले और उनके पीछे दरवाजे पर रोहन और शीतल खड़े थे। सब लोग राघव को होश में आया देखकर उसके पास आए। सबके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। सिया अब भी राघव का हाथ थामे सिसक रही थी। अशोक जी बोले, अब कैसा महसूस कर रहे हो तुम बेटा? राघव, मैं ठीक हूँ पापा। सुनीता राघव के पास आई तो सिया वहां से उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। सुनीता राघव के सर पर हाथ फेरते हुए, तूने तो हम सबकी जान ही निकाल दी थी। तुझे पता है तुझे इस हाल में देखकर मुझ पर क्या बीत रही है? अगर तुझे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? हम तो बुढ़ापे में वैसे ही मर जाते। मैं मानती हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन क्या तू एक बार अपनी माँ को माफ नहीं कर सकता? सुनीता की बात सुनकर सब लोग सुनीता को देखने लगे। अशोक जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोले, अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। जो तुम्हें करना था वो तुम कर चुकी हो, अब कोई फायदा नहीं है। राघव चुपचाप अपने माँ और पापा को देख रहा था। वो कुछ नहीं बोला। अशोक जी फिर बोले, आज तुम्हारी वजह से बच्चों की जो हालत है उसे देखकर मैं नहीं चाहता कि आगे अब कुछ ऐसा हो। कल सिया ने जो कदम उठाया और राघव की आज जो हालत है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। यहाँ खड़ा कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि बुढ़ापे में उनके सहारे की लाठी छिने, और वैसे भी उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी है तो उन्हें देखती क्यों नहीं तुम? रिपोर्ट्स उनके हाथ में थमाते हुए बोले, तो अपने अहम को संतुष्ट करो और खुश हो जाओ। क्या बीती होगी उस बच्ची पर ये सब करवाते हुए? फिर रमेश जी की तरफ मुड़ते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, रमेश जी मुझे माफ कर दीजिए। आपसे वादा किया था सिया का शीतल की तरह ध्यान रखने का, लेकिन मैं अपनी पत्नी की वजह से नहीं कर पाया। मेरी पत्नी की वजह से आपको और सिया बेटी को शर्मसार होना पड़ा, जिसकी भरपाई मैं और राघव जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे। आप सिया और राघव के तलाक के कागज बनवाइए, राघव उस पर साइन करेगा। ये सुनकर राघव और सुनीता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिर अशोक जी ने राघव को कुछ इशारा किया तो राघव बोला, ठीक है पापा, मैं तैयार हूँ, बस मुझे एक बार सिया से बात करनी है। अशोक जी, ठीक है, लेकिन आखिरी बार, इसके बाद ना तो तुम सिया से मिलोगे न ही वो तुमसे। राघव ने बस अपनी पलकें झपकाकर हामी भर दी। इसके बाद वो सब कमरे से बाहर चले गए। अशोक जी बाहर आए और सिया के सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा जाओ राघव के पास, उसे अभी तुम्हारी जरूरत है। उनकी बात सुनकर सिया अशोक जी से बोली, आई एम सॉरी पापा जी। अशोक जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो हुआ वो किस्मत में था। अब रोना बंद करो और राघव के पास जाओ, वो तुमसे मिलना चाहता है। फिर अशोक जी ने शीतल से कहा, अपनी माँ को घर ले जाओ। रोहन, आप इन दोनों को घर छोड़ दीजिए। रोहन शीतल और सुनीता को लेकर घर चला गया। अशोक जी रमेश जी से बोले, मैं सुनीता की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। अंदर मैंने जो भी कहा सिर्फ सुनीता को उसकी गलती का एहसास करवाने के लिए। फिलहाल आप लोग भी घर जाइए, उन दोनों को थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए। इस वक्त उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। इतना कहकर वो डॉक्टर से मिलने चले गए और बाकी सब घर। सिया राघव के पास कमरे में गई तो राघव बेड पर लेट सीलिंग की तरफ देखकर कुछ सोच रहा था। सिया को देखकर उसने उठने की कोशिश की तो सिया ने आगे बढ़कर उसे रोक दिया और लेटे रहने के लिए बोला। राघव ने उसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी आंखें बंद करके लेट गया। सिया को लगा कि शायद वो दवाइयों की वजह से ऐसा कर रहा है। फिर उसने राघव का हाथ पकड़ लिया और उसके पास पड़े स्टूल पर बैठ गई। उसने धीरे से राघव के सर पर हाथ रखा तो राघव ने अपनी आंखें खोल दी और सिया को देखने लगा। सिया ने उसे ऐसे देखकर कहा, सॉरी, मैंने आपको जगा दिया। उसकी बात सुनकर राघव ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना मुंह फेर लिया। सिया समझ गई कि राघव उससे नाराज है। वो बोली, मुझे माफ कर दीजिए राघव, आज मेरी वजह से आप इस हाल में हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैं कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। राघव की आंखों में उसकी बात सुनकर आंसू आ गए।
वो फिर भी कुछ नहीं बोला। सिया ने फिर से कोशिश करते हुए कहा कि अब आप भी मुझसे बात नहीं करेंगे। इस बार राघव अपनी आंसू भरी नजरों के साथ बोला, मेरे कुछ बोलने ना बोलने से क्या ही फर्क पड़ता है। सिया, हमारी किस्मत का फैसला तो हो चुका है। अभी तुमने नहीं सुना कि पापा ने क्या कहा है? जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो रहा है। तो अब तुम यहाँ क्यों आई हो? और मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जब अलग होना ही है तो ये झूठी उम्मीद पालकर क्या फायदा? तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। धीरे धीरे संभल जाऊंगा, लेकिन तुमसे अब और मोह की उम्मीद नहीं बांधूंगा। उसकी बात सुनकर सिया की आंखों से आंसू फिर लुढ़क आए। वो बोली, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए राघव। मैं जानती हूँ मैंने जो फैसला लिया है उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ हम दोनों को ही होगी, लेकिन हमारे परिवारों के लिए वही ठीक है। राघव गुस्से से बोला, तुम्हें परिवार की चिंता है, मेरी नहीं। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी, मैं क्या चाहता हूँ? वो कोई मायने नहीं रखता। कितना गिड़गिड़ाया मैं, कितना समझाने की कोशिश की कि हम अलग दुनिया बसा लेंगे, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी बात समझने की कोशिश नहीं की कि उल्टा मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मेरा फोन उठाना, मुझसे बात करना तक बंद कर दिया। तुम्हारे घर के बाहर रोज रात को खड़ा रहता था कि एक बार तो तुम बाहर खिड़की से मुझे देखकर मुझसे बात करने नीचे आओगी या ये कहोगी आप यहाँ से जाइए, लेकिन तुमने तो मुझसे कुछ कहना तो दूर वो खिड़की खोलना भी बंद कर दिया। और जो हरकत कल तुमने की अपनी जान लेने की, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इसलिए तुम जाओ यहाँ से, कोई झूठी उम्मीद नहीं चाहिए मुझे। राघव, एक बार मेरी बात तो सुनिए, सिया ने रोते हुए कहा। उसे अब अफसोस हो रहा था अपने किए पर, और राघव के दर्द का एहसास भी हो रहा था। मुझे कुछ नहीं सुनना है सिया, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मुझ में अब और हिम्मत नहीं है कुछ कहने सुनने की। सिया उसके हाथ को पकड़कर बोली, प्लीज राघव, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी भी आपसे अलग होने की बात नहीं करूंगी। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। आप नहीं जानते राघव, अपने प्यार से अलग होना कितना मुश्किल होता है। मैंने तो हर दिन हर पल बस आपका ही ख्वाब देखा था अपने जीवन में, और वो ख्वाब पूरा भी हुआ, लेकिन पल भर में ही टूट गया। मुझसे अलग होकर जितना दर्द और दुख आपको हुआ है ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द मुझे हुआ है राघव। आपसे अलग होकर कितना तड़पी हूँ मैं, ये बस मैं ही जानती हूँ। आपको इग्नोर करना आसान नहीं था मेरे लिए, लेकिन मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि एक माँ से उसके बच्चे को अलग कर दूँ, एक पिता से उसके बुढ़ापे की लाठी छीन लूँ। बस यही सब सोचकर अपने दिल पर पत्थर रखकर आपसे दूरी बना रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी ये दूरी आपको इस हाल में लाकर खड़ा कर देगी। राघव ने उसे यूं बिलख कर रोते देखा तो अपना हाथ उसके सर पर रखा। सिया ने सर उठाकर देखा तो राघव ने उसे पास आने का इशारा किया, तो सिया फौरन उसके सीने से लग गई। राघव नम आंखों से उसे देख रहा था, उसके सर पर अपना हाथ फेर रहा था। काफी देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे को महसूस करते रहे। 2 दिन बाद राघव को आज डिस्चार्ज मिलना था। सिया सुबह तैयार होकर नीरव के साथ राघव के पास पहुंच गई थी। अशोक जी और रोहन हॉस्पिटल में ही थे। अशोक जी ने जब बाहर सिया को देखा तो वो उसे देखकर मुस्कुराए। सिया ने आगे बढ़कर उनके पांव छुए तो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, तुम तैयार हो तूफान से टक्कर लेने के लिए? सिया ने भी मुस्कुराकर पलकें झपका दी। उसकी स्वीकृति से रोहन और नीरव भी मुस्कुरा दिए। राघव अपने वार्ड में बैठा था। नर्स उसकी ड्रेसिंग कर रही थी। एक हाथ और एक पैर में प्लास्टर था तो ज्यादा हिलडुल भी नहीं सकता था, लेकिन पहले से काफी बेहतर था। उसके सर की चोट और खरोच काफी भर गई थी। फिर उस नर्स ने एक वार्ड बॉय को बुलाकर व्हील चेयर मंगवाई और दोनों ने सहारा देकर उसे व्हील चेयर पर बैठाया और बाहर लेकर आ गए। सिया और बाकी सभी रूम के बाहर ही खड़े थे। वो लोग राघव को देखकर मुस्कुराए। फिर सिया ने आगे बढ़कर राघव की व्हील चेयर को थामा और उसे लेकर बाहर चल दी। थोड़ी ही देर में वो लोग घर पहुंचे। सुनीता जी को पता चला कि बाहर राघव आ गया है, तो वो उसके लिए आरती की थाली और नजर उतारने का सामान लेकर बाहर आई। पीछे से सिया के घर वाले भी वहां आ गए थे। राघव जैसे ही गाड़ी से उतरकर व्हील चेयर पर बैठा तो यहाँ भी सिया ने उसे आकर थाम लिया। वो उसे लेकर घर के दरवाजे तक आई। मन में घबराहट
और डर भी था, लेकिन मन में एक दृढ़ निश्चय, चाहे जो कुछ भी हो जाए कमजोर नहीं पड़ना और न ही अपने प्यार को छोड़ना। सुनीता जी ने जैसे ही राघव और सिया को साथ देखा, उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई, जिसे देखकर सिया की घबराहट और बढ़ गई। सुनीता जी ने शीतल से आरती की थाली मांगी। जैसे ही सुनीता जी ने आरती करना शुरू किया, सिया राघव के पीछे से हटकर साइड हो गई, जिसे देखकर सुनीता जी के हाथ रुक गए। तो अशोक जी बोले कि क्या देख रही हो, अब आरती करो भी। राघव को इतनी देर बैठाना ठीक नहीं है। सुनीता जी बोली, बिना बहू के आरती अधूरी रह जाएगी। वैसे भी नए जोड़े की आरती एक साथ होती है, और मेरी बहू और बेटा मेरी गलती की वजह से वनवास काट कर आए हैं, तो बिना नजर उतारे अंदर नहीं जाने दूंगी। उनकी बात सुनकर सभी लोग हैरान थे, सिवाय सिया के घर वालों के। असल में एक दिन पहले जब अशोक जी हॉस्पिटल में थे, तो सुनीता सिया के घर माफी मांगने आई थी और वो उसे ससम्मान अपने घर वापस ले जाना चाहती थी। लेकिन रमेश जी ने ये कहकर मना कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनका तलाक होकर ही रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भविष्य में ऐसी कोई बात के लिए सिया को ब्लेम किया जाए या उसकी माँ के सम्मान पर कोई आंच आए। जब उन्होंने सिया पर विश्वास नहीं किया, तो वो रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। हालांकि ये सब अशोक जी ने ही रमेश जी से कहलवाया था, क्योंकि वो जानते थे कि सुनीता को किस तरह समझाया जा सकता है। सब उनके प्लान का हिस्सा था। सिया को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुना। वही हाल राघव का भी था। सुनीता जी, मुझे ऐसे बाद में घूरना, पहले मुझे अपने बच्चों की आरती उतारने दो। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए उन दोनों की आरती उतारी, फिर मिर्च लेकर नजर उतारी। उसके बाद उन दोनों को अंदर लेकर आईं। सब लोग अंदर आए तो सुनीता जी सिया के पास आकर हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो सिया, मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कहा। मेरी गलतफहमी की वजह से तुम्हारी और राघव की शादीशुदा जिंदगी में जहर घुल गया। मैं जानती हूँ कि एक औरत के दामन पर कीचड़ उछालने वाले को नरक में भी जगह नहीं मिलती, और मुझे भी मेरे किए की सजा मिल गई है। मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। सिया उनके जोड़े हुए हाथों को हटाते हुए बोली, ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? मेरे मन में आपके लिए कोई बैर नहीं, लेकिन ये दुख था कि एक औरत होकर आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं। आज के जमाने में ऐसी सोच कौन ही रखता है भला। आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही काफी है। और आज के बाद ये हाथ सिर्फ मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठाइएगा, माफी मांगने के लिए नहीं। सिया की बात सुनकर सुनीता जी मुस्कुराईं, फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, राघव के पापा सच ही कहते हैं कि बहुत समझदार हो तुम। तुम्हारे जैसे संस्कार हर माँ बाप को अपनी बेटी को देने चाहिए। हमेशा खुश रहो और इस घर को भी खुशियों से रोशन कर दो। फिर उसके हाथ में घर की चाबियां देते हुए बोली, इस घर की जिम्मेदारी आज से तुम्हारी। अपना घर संभालो और मुझे जल्दी से एक पोता या पोती दे दो जिसे मैं संभालूं। उनकी बात सुनकर सिया के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने एक नजर राघव को देखा, उसका भी यही हाल था। आज वो बहुत खुश था कि उसे उसकी सिया मिल गई। वही हाल सिया का भी था। रात के समय राघव के कमरे में सिया राघव के लिए दूध लेकर रूम में आई तो देखा राघव लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। सिया के आने की आहट से उसकी तंद्रा टूटी। सिया ने राघव को उसकी दवाई दी, फिर उसे दूध दिया और उसे सहारा देकर लिटा दिया। फिर वो बाथरूम में नहाने चली गई। वो नहाकर बाहर आई तो देखा राघव अब भी किसी सोच में डूबा है। वो उसके पास जाकर लेट गई और उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगी। फिर बहुत प्यार से बोली, क्या सोच रहे हैं आप? राघव, कुछ नहीं सोच रहा, बस यही सोच रहा हूँ कि मम्मी कैसे मान गईं। सिया ने मुस्कुराते हुए राघव को देखा और बोली, ये तो आप पापा जी से ही पूछिएगा, वही आपको सब बता पाएंगे। फिर राघव उसकी तरफ देखते हुए, वैसे सिया, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम मिल गईं, और तुमसे एक बात बहुत टाइम से कहना चाहता हूँ जो मैंने तुमसे दूर रहकर महसूस की है। सिया, क्या? राघव, आई लव यू सिया। नहीं पता कब कैसे, बस इतना पता है कि मेरे मन में हमेशा से कुछ तो है वाली जो फीलिंग थी वो प्यार ही है। तभी तुमसे दूर होने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे किसी ने मेरी जिंदगी छीन ली हो। वादा करो सिया
कि कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। जो भी बात होगी मिलकर सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, लेकिन कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। सिया, मैं वादा करती हूँ राघव, मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। एक बात और, आई लव यू टू। फिर उसने राघव के माथे पर हल्के से चूम लिया। उसकी बात पर राघव मुस्कुराया, फिर शरारती अंदाज में बोला, तुम्हारे लिए इतनी चोट खाई है मैंने, और आज इतनी बड़ी खुशी मिली है, तो कम से कम मेरा मुंह तो मीठा करवा दो। सिया, अच्छा जी, मुंह तो मीठा करा दो। ज्यादा मीठा खाने से जख्म देर में सूखते हैं, तो नो मीठा। राघव, अच्छा ऐसा क्या? सिया, बिल्कुल ऐसा ही है राघव। चलो ठीक है, मत करवाओ, गुड नाइट। फिर राघव चुपचाप लेट गया। सिया ने आगे बढ़कर जैसे उसे देखना चाहा, वैसे ही राघव ने उसे अपने ऊपर खींच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। पहले तो सिया चौंकी, लेकिन फिर वो भी उसकी चोट का ख्याल रखते हुए उसका साथ देने लगी। इतने महीने की दूरी थी, एक दूसरे का साथ पाकर एक सुकून का एहसास हो रहा था उन दोनों को। थोड़ी देर बाद राघव ने अपने दूसरे हाथ से सिया को अपनी बाहों में भरा और सो गया। दोनों के लिए आज सुकून भरी रात थी। अगली सुबह सूरज की रोशनी के साथ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज के साथ हुई। इधर सिया राघव के बराबर में उसकी तरफ चेहरा करके सोई थी। उसकी नींद खुली तो सामने सोते हुए राघव पर नजर गई। बहुत समय बाद उसे ये सुबह नसीब हुई थी। वो बहुत गौर से राघव के चेहरे को देख रही थी। कितना कमजोर लग रहा था वो। उसके चेहरे की चमक कहीं खो सी गई थी। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं। फिर वो मुस्कुराई, उसके बालों में हाथ फेरा और झुककर हल्के से उसके होठों को अपने होठों से छूकर धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग पतिदेव। फिर वहां से उठकर जाने लगी तो राघव ने दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींचकर बोला, रिटर्न बिस्तर तो लेती जाओ। सिया हैरानी से राघव को देखने लगी और बोली, आप जाग रहे थे? राघव, हम मैं तो सो रहा था, तुमने जगाया मुझे। सिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर मैं क्यों जगाती भला? राघव, अच्छा जी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सिया, मैंने क्या चुराया आपका? राघव, बताऊं क्या चुराया है? सिया उसकी शरारत को समझते हुए, बताइए। राघव ने इतना सुना और उसे अपने करीब होने का इशारा किया, फिर उसके सर के पीछे हाथ रखकर अपनी तरफ झुका लिया और उसे किस कर लिया। फिर उससे अलग होकर, ये चुराया था तुमने? दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर हंस दिए। देखते देखते 1 महीना हो गया था। राघव को बेड रेस्ट करते हुए सिया ने उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की थी। साथ ही साथ अपने परिवार और नौकरी के बीच भी सामंजस्य बिठा लिया था। जब सिया ऑफिस में होती तो सुनीता जी राघव का ख्याल रखती। आज राघव के दोनों प्लास्टर कटने थे तो सिया राघव के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी और साथ में राघव को भी उठने के लिए बोल रही थी। लेकिन राघव बड़ी गहरी नींद में सोया था। सिया को अचानक एक शरारत सूझी। उसने अपने गीले बालों को राघव के पास जाकर जोर से झटका तो पानी की बूंदें राघव के चेहरे पर पड़ी तो राघव ने कसमसाकर अपनी आंखें खोल दी। फिर सिया को देखकर बोला, सिया तुम बहुत शैतान होती जा रही हो। इतना प्यारा सपना देख रहा था मैं और तुमने मुझे जगा दिया। सिया बोली, अब उठ भी जाइए जनाब, हॉस्पिटल भी जाना है। आज चिड़िया पिंजड़े से आजाद होने वाली है। राघव, क्या मतलब? सिया, ओफो, आज आपको अपना प्लास्टर कटवाने नहीं जाना क्या? राघव, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया। लेकिन मैं नहीं भूली, अब जल्दी से उठिए, फिर मैं रेडी होने में आपकी हेल्प कर दूंगी। राघव, हाँ बाबा, उठ रहा हूँ। वैसे तुम जानना नहीं चाहोगी कि मैं क्या सपना देख रहा था? सिया नामे सिर हिलाते हुए बोली, मुझे पता है आप क्या सपना देख रहे होंगे, इसलिए मुझे कुछ नहीं जानना। फिर शरारती नजरों से राघव को देखती हुई बोली, मैं बस प्रैक्टिकल देखना चाहती हूँ। उसकी बात का मतलब समझकर राघव बोला, तो चलो आज प्रैक्टिकल भी दिखा देंगे। सिया, पहले बिस्तर से तो उठ जाइए, बाद में कुछ देखेंगे। फिर ऐसे हंसी मजाक करते वो दोनों हॉस्पिटल से प्लास्टर कटवाकर और चेकअप करवाकर घर आ गए। आज राघव बहुत सुकून में था। उसे डॉक्टर ने 15 दिन के लिए अभी रेस्ट करने को ही बोला था, लेकिन अब वो अपने हल्के फुल्के काम कर सकता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राघव अब काफी हद तक ठीक था। सिया उसकी मालिश करती और फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टर घर आता था। 20 दिन बाद राघव ने
अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। आज सिया बहुत खुश थी कि फाइनली उसकी मेहनत रंग लाई। राघव आज बिल्कुल ठीक हो गया है। साथ में डर भी रही थी कि उसकी लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम ना आए। वो राघव को पहले ऑफिस ड्रॉप करके अपने ऑफिस चली गई। राघव भी इतने दिन बाद खुशी खुशी अपना काम कर रहा था। शाम को जब वो दोनों घर आए तो सुनीता जी ने मंजरी को बोलकर दोनों के लिए चाय नाश्ता लगवाया। फिर उनके हाथ में एक लिफाफा देते हुए बोली, ये मेरे और तुम्हारे पापा की तरफ से तुम दोनों के लिए छोटा सा गिफ्ट है। राघव ने वो लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें मालदीव्स की 2 टिकट थीं और उन दोनों के बीआईएसए और पासपोर्ट भी थे, जिसे देखकर राघव हैरानी से बोला, माँ क्या है ये सब? जिस पर सुनीता जी बोली, क्या राघव तुम्हें नहीं पता ये क्या है? तुम और सिया दोनों अपने हनीमून पर जा रहे हो। उनकी बात सुनकर सिया हैरानी से उन्हें देखने लगी, फिर कुछ सोचकर शर्मा गई। सिया, लेकिन माँ अभी राघव पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, ज्यादा चलना फिरना अभी ठीक नहीं है इनके लिए। सुनीता, मैं जानती हूँ सिया, लेकिन तुम हो ना राघव के साथ? फिर उसके पास आकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर, मेरी वजह से जो दूरियां तुम दोनों में आई हैं, मैं चाहती हूँ वो सब जल्द से जल्द खत्म हो जाएं। हर लड़की का सपना होता है शादी के बाद हनीमून पर जाने का, अपने पति के साथ एंजॉय करने का, लेकिन मेरी गलत सोच की वजह से वो सब टूटकर बिखर गया। लेकिन अब नहीं, अब तुम दोनों की हर ख्वाहिश पूरी करूंगी मैं। बस इसके बदले तुमसे एक ही चीज चाहिए मुझे। सिया उन्हें देखने लगी तो वे उसके मन की स्थिति समझते हुए बोली, मुझे जल्दी से दादी बना दो, बस यही चाहिए। सिया उनकी बात सुनकर शर्मा दी। सुनीता जी सिया से बोली, जाओ अपनी पैकिंग करो, परसों दोनों को जाना भी है। राघव, सिया को लेकर शॉपिंग पर जाओ और देखना मेरी बहू को जो मन हो वो दिलवाना, कोई कंजूसी नहीं। सुनीता की बात सुनकर वो दोनों खुश हो गए। सिया सुनीता के गले लग गई। सुनीता, अब जाओ सिया, वरना तुम्हारी शॉपिंग अधूरी रह जाएगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों शॉपिंग के लिए निकल गए। आज सिया और राघव को मालदीव्स के लिए निकलना था। राघव सिया का एयरपोर्ट पर वेट कर रहा था, क्योंकि सुनीता जी ने सिया को रात में अपने मायके में रुकने का बोला था। तभी नीरव की गाड़ी आकर रुकी तो उसमें से सब लोग उतरे। जब सिया उतरी तो राघव की नजरें सिया को देखकर हैरानी से फैल गईं। मुंह खुला रह गया। रेड कलर की कुर्ती, ब्लू जीन्स, हाथों में दुल्हन की तरह भर भर कर मेहंदी, लाल रंग का चूड़ा, गले में मंगलसूत्र, मांग में हल्का सा सिंदूर, होठों पर रेड लिपस्टिक। कुल मिलाकर वो न्यूली मैरिड लड़की लग रही थी, जो शादी के तुरंत बाद अपने हनीमून पर जा रही थी। राघव का खुला मुंह देखकर सुनीता जी उसका मुंह बंद करते हुए बोली, मुंह बंद कर लो, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। राघव थोड़ा झेप गया। सिया को अपने पास खड़ा देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, चलें। सिया ने भी पलके झपकाकर हामी भर दी। फिर उन दोनों ने सभी सब बड़ों के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। सिया के मम्मी पापा ने राघव को उनके पैर छूने से रोका और कहा, हमारे यहाँ दामाद पाँव नहीं छूते। फिर उन्होंने सिया और राघव को अपने गले से लगाया और आशीर्वाद देकर उन्हें विदा किया। अगले दिन दोनों मालदीव्स पहुंचे। होटल पहुंचते ही दोनों जाकर बेड पर लुढ़क गए। दोनों बुरी तरह थके थे, जेट लैग्स भी हो रखा था। 1 घंटे बाद राघव ने सिया को उठाया और कहा, सिया जाओ नहा लो, फिर कुछ खाने के लिए ऑर्डर करेंगे। सिया कसमसाती हुई बोली, राघव मेरा मन नहीं है, आप खा लीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है, आप भी सो जाइए। राघव उसकी बात पर हंसा, फिर बोला, ठीक है, याद रखना रात को सोने नहीं दूंगा। राघव ने उसे अपनी बाहों में भरा और सो गया। वो भी थका हुआ था, उसे भी नींद जल्दी ही आ गई। उनकी आंख खुली तो शाम के 7 बज रहे थे। एक वेटर ने उनके रूम का डोर नॉक किया और कहा, सर नीचे कपल्स के लिए आज एक स्पेशल प्रोग्राम अरेंज किया है, आप लोग रेडी होकर नीचे आ जाइए, और आज हमारे होटल की तरफ से स्पेशल डिनर भी है। राघव और सिया उठकर शावर लेने चले गए। इसी बीच राघव ने कॉफी ऑर्डर कर दी थी। दोनों ने अपनी कॉफी पी, फिर दोनों रेडी हुए और नीचे डिनर के लिए चले गए। सिया ने वाइन कलर का इवनिंग गाउन पहना हुआ था और राघव ने लाइट पीच शर्ट और जीन्स। दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। राघव सिया को देख रहा था तो उसके दिल में हलचल हो रही थी। शोर तो सिया के दिल में भी था। दोनों ने वहां डांस किया, डिनर किया, खूब सारी पिक्स क्लिक की। फिर सिया अपने रूम में आने के लिए खड़ी हुई।
तो राघव ने उसे संभाल लिया। फिर वो उसे अपनी गोद में लेकर अपने रूम में आया, उसे बेड पर लिटाया, फिर उसके पास आकर उसके गालों को हल्का सा चूम लिया। सिया ने आंखें बंद कर लीं और राघव को कसकर पकड़ लिया। राघव उसकी बेचैनी और मर्जी समझकर आगे बढ़ा। उसने फिर धीरे से उसके होठों को चूमा और पीछे हट गया। उसके पीछे हटने से सिया ने अपनी आंखें खोलकर देखा। राघव उसे कुछ कहना चाहता था या कुछ था उसकी आंखों में जिसे सिया ने भांप लिया। जैसे ही राघव ने कुछ बोलने को मुंह खोला तो सिया ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। जैसे जैसे रात गहरा रही थी, उन दोनों का प्यार परवान चढ़ता जा रहा था। इतने दिन से दोनों के दिल की दबी इच्छाएं बाहर निकल रही थीं। साथ रहकर भी दोनों दूर थे। राघव की चोट की वजह से आज की रात न कोई बंधन था, न कोई दूरी। न जाने कब तक ये प्यार का खेल चलता रहा। फिर थककर दोनों एक दूसरे के आगोश में सिमट गए। राघव सिया से बोला, सिया, क्या तुम खुश हो? सिया, बहुत खुश। राघव ने उसे अपने सीने से लगा लिया और ऐसे ही दोनों बातें करते रहे। फिर दोनों न जाने किस पहर सोए, क्योंकि दिन में पहले ही नींद पूरी हो चुकी थी। दोनों ने वहां खूब एंजॉय किया। दिन भर दोनों एक दूसरे के साथ घूमते और रात को एक दूसरे पर जी भरकर प्यार लुटाते। 2 साल बाद राघव और सिया की पूरी फैमिली हॉस्पिटल के लेबर रूम के बाहर कॉरिडोर में बैठे वेट कर रहे थे। राघव मन ही मन बहुत घबरा रहा था। अंदर लेबर रूम से सिया के दर्द भरी चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे सिया को दर्द बढ़ता, राघव का दिल बैठ जाता। थोड़ी देर में सिया की जगह एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सबके चेहरे पर जो घबराहट थी वो खुशी में बदल गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर सबको बताया, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर भारद्वाज, बेटी हुई है और काफी हेल्थी है। राघव, डॉक्टर, सिया वो कैसी है? डॉक्टर, वो भी ठीक है। थोड़ी देर में आप मिसेज भारद्वाज और बेबी से मिल सकते हैं। हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। इतना सुनकर सब खुश हो गए। एक दूसरे के गले लगकर बधाई देने लगे। सिया को रूम में शिफ्ट कर दिया गया तो नर्स एक छोटी सी बच्ची को लेकर आई और उसे राघव के हाथ में देते हुए बोली, ये लीजिए मिस्टर भारद्वाज, आपकी बेटी। अपनी बेटी को कपकपाते हाथों से पकड़ते हुए राघव की आंखों में भी हल्की नमी थी। वो अपनी बच्ची को लेकर सिया के पास गया और बोला, सिया देखो, हमारी गुड़िया बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। सिया ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और एक नज़र उस बच्ची को देखा और बोली, नहीं, ये हम दोनों के जैसी है। राघव, थैंक यू सिया, तुम्हारी वजह से आज हमारी फैमिली पूरी हो गई। थैंक यू मुझे इतना प्यारा तोहफा देने के लिए। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।